अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर पाकिस्तान अफेयर्स का या पाकिस्तान स्टडीज़ का प्री पार्टीशन का इंडो पाक हिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर है, जिसमें हम पाकिस्तान मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान मूवमेंट में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स को वन बाय वन हम अपने नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स के पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना टास्क, शिमला कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली पाकिस्तान मूवमेंट कहते किसको हैं? पाकिस्तान मूवमेंट वो टाइम था, वो टाइम ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन में मुस्लिम लीडर्स ने और मुस्लिम्स ने यह डिसाइड कर लिया था कि उन्हें इन हिंदूज से अलग स्टेट चाहिए, एक मुस्लिम स्टेट चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो उस ड्यूरेशन में फिर पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें की गई फ्रॉम मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीडर्स। तो उस ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान मूवमेंट। उस ड्यूरेशन में प्री पार्टीशन के टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में जो जो इंसिडेंट्स हुए वो तमाम इंसिडेंट पाकिस्तान मूवमेंट में आते हैं, विच लीड्स टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, के जो पाकिस्तान के बनाने में कारगर साबित हुए जो तमाम इंसिडेंट्स, तो उनको पाकिस्तान मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें ये तमाम इंसिडेंट्स हैं जिनको हमने वन बाय वन अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। गांधी जिन्ना टास्क, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन प्लान, ये तमाम पाकिस्तान मूवमेंट के टॉपिक्स हैं। 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान एंड एट द एंड रेडक्लिफ अवार्ड। इन तमाम लेक्चर्स के आप अलग से भी वीडियोस हमारे देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, और ये एक कंबाइंड वीडियो है जिसमें आप एक ही सिटिंग में जो है वो सारी की सारी टॉपिक्स को एक ही बार कवर कर सकते हैं विद नोट्स। तो उसके बाद रेडक्लिफ अवार्ड के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान एंड इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड एट मिडनाइट ऑन 14th and 15th of August रिस्पेक्टिवली। पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14th of August है और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15th of August है। तो इन तमाम लेक्चर्स को, इन तमाम हेडिंग्स को जो पाकिस्तान मूवमेंट के ड्यूरेशन में हुई, उनको हम अपनी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेक्चर, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है लाहौर रेजोल्यूशन या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। लास्ट लेक्चर में हमने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बारे में पढ़ा कि किस तरह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 2 years तक सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट की ऑन मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज, और किस तरह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2 की वजह से जो भी कंडीशंस थी और ब्रिटिशर्स जिस तरह से यूरोप में बिजी थे, तो उस टाइम पे 1940 में कायदे आज़म ने, मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म की लीडरशिप के अंडर एक डिमांड रखी अपनी अलग स्टेट की, जहां पर मुस्लिम्स अपने रूल्स के अकॉर्डिंग रह सकें। तो उस जिसमें डिमांड की गई उसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया उस टाइम पे, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। बट उसके बाद इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कह दिया गया बिकॉज इसमें डिमांड की गई थी अलग स्टेट की, और उस स्टेट का नाम क्या कहा गया था? क्या होगा? पाकिस्तान। तो हम इंसिडेंट वाइज पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज को स्टडी कर रहे हैं। इफ यू नीड नोट्स, डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स ग्रेजुअली। तो हमारा आज का लेक्चर है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि क्या रोल प्ले किया इसने नेक्स्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में। रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास किया ऑन 23rd of March 1940 अपने एनुअल सेशन में लाहौर में। तो एनुअल सेशन होता था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो उसके एनुअल सेशन जो लाहौर में हुआ वहाँ पर इस रेजोल्यूशन को पास किया गया। इसको प्रेजेंट किसने किया? मौलवी AK फजलुल हक ने। इंपॉर्टेंट MCQ है। इसको इनिशियली लाहौर रेजोल्यूशन कहते थे, बट उसके बाद जो मुस्लिम लीग के एंटी लोग थे, मतलब जिस तरह से हिंदूज थे, उन्होंने अजारा मजाक इसको जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा, और फिर मुस्लिम्स ने भी इसको क्या कहा कि हाँ ठीक है कि क्या है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। तो इसको अब लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन आप दोनों नेम से जो है वो इसको बुला सकते हैं। रेजोल्यूशन की जो बेसिक कोर लाइन थी वो ये एज इट इज मेंशन है, आप इसको पेपर में जरूर मेंशन करें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। रेजोल्यूशन स्टेटेड दैट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन मुस्लिम स्टेट्स टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया फॉर एवर। साइमन कमीशन आया, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, देन कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स, और फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, एंड देन इंडियन एक्ट आया 1935, लास्ट एक्ट जो था ब्रिटिशर्स के अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए ही ये सारे इंसिडेंट्स हुए हिस्ट्री में। फिर उस टाइम पे जब ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई तो ये कहा गया उस रेजोल्यूशन में कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को अलग से सॉवरेन स्टेट्स दे दी जाएं। तो इस रेजोल्यूशन का जो कोर आइडिया था, उस कोर आइडिया में भी यही मेंशन किया गया कि मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज को मुस्लिम्स के अंडर दे देना चाहिए और हिंदूज की अलग से स्टेट होनी चाहिए। तो यही एक फॉरएवर एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा
मुस्लिम्स और इंडिया या सब कॉन्टिनेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स का। कोई साइमन कमीशन, कोई नेहरू रिपोर्ट, कोई कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स एंड देन एक्ट जो 1935 का था, कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स का। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट उनको दे देनी चाहिए आपको। कायदे आज़म प्लेड अ की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के बनने में जो की रोल था वो किसका था? कायदे आज़म का था। तो कायदे आज़म ने एक बहुत बड़ा एड्रेस किया उस टाइम पे, लाहौर रेजोल्यूशन के टाइम पे, जिसको हम एग्जैक्टली कोट नहीं कर सकते कंप्लीट को, लेकिन उनकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो थे, उनके जो एंड पे उन्होंने बोले, हम उसको यहाँ पर कोट करेंगे। तो इसका सेशन आपको MCQ के लिए याद करने की ज़रूरत है। वेन्यू कि लाहौर रेजोल्यूशन कहाँ हुई? मिंटो पार्क में नियर बादशाही मस्जिद। कायदे आज़म कंक्लूडेड हिज स्पीच बाय सेइंग दिस कि हिंदूज और मुस्लिम्स तो डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफीज से हैं, इनके सोशल कस्टम्स डिफरेंट हैं, इनका लिटरेचर डिफरेंट है, इनकी लिविंग स्टाइल इनके डिफरेंट है। दे नाइदर इंटरमैरी nor interdine together and belong to two different civilizations that are based on conflicting ideas and conceptions। ये कायदे आज़म ने रीज़न दी थी कि क्यों मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ नहीं रह सकते। जब दो नेशंस ही डिफरेंट हैं तो उनका एक साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स और रिलीजन प्रॉब्लम्स रहेंगे, ना कोई अच्छे से उसको रूल कर सकेगा और ना ही फिर जो अवाम है, जो नेशंस हैं, वो कंफर्टेबली रह सकेंगी। तो ही फर्दर क्लेम्ड मुसलमान्स आर नेशंस अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ नेशनहुड, कि आप किसी भी नेशनहुड की डेफिनेशन निकाल लें तो उस सब के अकॉर्डिंग मुसलमान्स जो हैं वो एक अलग नेशन है, हिंदूज़ एक अलग नेशन है, बाकी तमाम कम्युनिटीज़ भी जो भी जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, एक अलग से नेशन है। तो ये कायदे आज़म की ये एक उनके पॉइंट ही था, उनके माइंड में माइंड सेट उनका बन गया था कि बस अब हमें अलग होना ही होना है। तो विद इन इस सेशन के जो 1940 में हुआ, इसके एग्जैक्टली 7 ईयर्स के बाद पाकिस्तान जो है वो बन गया 14 अगस्त को। ड्यूरिंग हिज स्पीच ही मैंशनड द लेटर रिटन बाय लाला लाजपत राय इन 1924 टू CR दास, कि इन्होंने जो CR दास को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ये सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं कहते कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग नेशंस हैं, बल्कि हिंदूज भी ऐसा कहते हैं कि उनके बहुत बड़े लीडर थे ये, जिन्होंने ये कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू सेपरेट नेशंस दैट कुड नेवर बी मर्ज्ड इनटू अ सिंगल नेशन, कि उनको एक जगह पर रखना ही बेवकूफ़ी है और उनको एक जगह पे मर्ज किया ही नहीं जा सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हिंदूज अपनी सिविलाइजेशन को छोड़कर मुस्लिम्स की तरह हो जाए और मुस्लिम्स अपनी सिविलाइजेशन को छोड़कर हिंदूज की तरह हो जाए। तो जिसका भी रूल होगा वो दूसरे को चाहेगा कि वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाए। जैसा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के ड्यूरेशन में 2 साल कायदे आज़म ये देख चुके थे कि किस तरह से हिंदू मिनिस्ट्रीज़ ने कंप्लीट कोशिश की, उन्होंने कंप्लीट ट्राई किया कि मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदूज़ की ट्रेडिशंस को फॉलो करें। तो ये चीज़ कायदे आज़म को कांग्रेस मिनिस्ट्री से ही ये उन्होंने कंक्लूड किया कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ कभी भी एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। यही कायदे आज़म का व्यू पॉइंट था और इस पर उन्होंने 7 ईयर्स तक फिर स्ट्रगल की अलग कंट्री के लिए। रेजोल्यूशन तो प्रेजेंट हो गई, अब हिंदूज और ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या था इस रेजोल्यूशन पर, इसके बाद हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या थी रेजोल्यूशन की। तो इससे पहले हम इनका रिएक्शंस देखेंगे कि क्या कहा इन्होंने। हिंदूज तो एग्जैक्टली ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मुस्लिम्स डिफरेंट नेशन है, बिकॉज हिंदूज वर इन मेजॉरिटी। अब वो जानते थे कि अगर हुकूमत बनी, जैसे उससे पहले कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में भी हिंदूज की हुकूमत थी, उनको पता था कि नेक्स्ट भी अब अगर ब्रिटिशर्स ने हमें सेल्फ गवर्नमेंट का परमिशन दे दिया तो हमारी ही गवर्नमेंट होगी। तो हिंदूज मुस्लिम्स को अलग नेशन मानते ही नहीं थे। हिंदूज एंड ब्रिटिश वर इक्वली होस्टाइल टू मुस्लिम्स डिमांड। हिंदूज कॉल द पाकिस्तान डिमांड एंटी नेशनल। उन्होंने कहा कि ये तो एंटी नेशनल है, हम अपने कंट्री को कभी भी टूटने नहीं देंगे, सब कॉन्टिनेंट को। उसके अलावा ब्रिटिशर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैड कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब वो इस चीज़ के लिए अपने आप को खुद ही प्रिजम्पशन थी उनकी खुद ही से कि हमने इंडिया को यूनिटी की फॉर्म में रखा हुआ है और हम इसको इतने सालों से हम इस पर रूल कर रहे हैं और एक यूनिट है ये। तो पाकिस्तान ने अब जो डिमांड कर दी कि अब हमें अलहदा से मतलब पाकिस्तान की डिमांड मतलब पाकिस्तान बना दिया जाए, इस डिमांड ने उनकी इस अचीवमेंट को थ्रेटन किया कि उनकी अजम्पशन ही थी कि वो यूनिटी ऑफ इंडिया को कायम रखे हुए हैं और बस हर जगह उनका इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बट ऐसा नहीं था। हाउएवर डिस्पाइट द हिंदू एंड ब्रिटिश अलार्म द कोर्स ऑफ मुस्लिम वाज सेट टुवर्ड्स पाकिस्तान। मुस्लिम के लीडर्स ने स्पेशली ये डिसाइड कर लिया था कि अब हमें अलग कंट्री चाहिए ही चाहिए। तो उनके हिंदूज़ यहाँ ब्रिटिशर्स ने जो भी उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया वो उसके बावजूद मुस्लिम्स ने
अलग कंट्री के लिए कोशिश अपनी क्या की, जारी रखी। अब अगर हम देखें इंपॉर्टेंस, फर्स्ट तो ये कि बाय अडॉप्टिंग द रेजोल्यूशन लीग डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स, मतलब ओपनली। इससे पहले ये ख्याल बहुत ज़्यादा है, जैसे अल्लामा इकबाल ने भी इलाहाबाद एड्रेस में भी कहा कि लहदा से कंट्री बन जाना चाहिए, एक स्टेट बन जानी चाहिए। बट एक जो डिमांड थी वो एग्जैक्टली एक प्रॉपर वे के थ्रू जो है वो की गई। रीज़न वाज पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस। ये लहदा कंट्री की जो डिमांड है, इसका बेसिक रीज़न जो है वो यही थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 2 साल जो हिंदूज ने गवर्नमेंट की, अब मुस्लिम्स को भी पता था कि नेक्स्ट सेंटर में गवर्नमेंट किसकी ही होगी, हिंदूज की ही होगी, बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी। तो फिर मुस्लिम लीडर्स को भी पता चल गया कि हमारा कोई परेशानी हाल नहीं होगा यहाँ पर, हिंदूज ही अगर गवर्नमेंट में रहे। और ये भी एक फैक्ट था कि हिंदूज ने ही गवर्नमेंट में रहना था, अगर सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट भी परमिट कर दिया जाता है फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो एंटी मुस्लिम अप्रोच ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने, जैसे हमने सारा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की हमने पूरे टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या उन्होंने मुस्लिम्स के साथ किया अपने ड्यूरेशन में, रूल जिस टाइम पे वो थे गवर्नमेंट में। तो डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड बिकेम स्लोगन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन की ये हुआ कि मुस्लिम्स को एक वे मिल गया कि अब एक ओपन डिमांड हो गई है। जब एक बार डिमांड कर दी गई, अब एक ओपन हो गया कि हाँ अलहदा से स्टेट चाहिए, तो मुस्लिम्स को एक डायरेक्टली एक सही पॉइंट मिल गया कि अब हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए ही चाहिए। तो ये इंडियन मुस्लिम्स का स्लोगन ही बन गया उन 7 ईयर्स में जो रेजोल्यूशन के बाद हुए 1940 के बाद, और फिर पाकिस्तान की फॉर्म में जो है उनको कंट्री मिल भी गया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन की फॉर्म में मुस्लिम्स को उन 7 ईयर्स के लिए एक पर्पस मिल गया। अब उससे पहले जो बिल्कुल अपने हाल पर ही बस खुद ही सेल्फ पिटी का शिकार थे, तो वो ख़त्म हो गया। उनके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आ गई, एक रोड मैप आ गया। कांग्रेस रूल एक नाइटमेयर था मुस्लिम्स के लिए। इसकी वजह ही यही थी, इतने सालों में अगर ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट करते रहे तो तब शायद मुस्लिम्स को यह ख्याल ना आता कि अब उनको वाकई अपना अलग से कंट्री चाहिए, स्टेट चाहिए। तो लेकिन अब जो है ये एक नॉर्मल मुस्लिम, मतलब पहले लीडर्स के दिल में ये ख्याल था कि अलग से स्टेट होनी चाहिए, जैसे अल्लामा इकबाल ने कंसेप्ट पेश किया था। उसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान का भी ये ख्याल था कि हम 2 अलग नेशन हैं, तो हमारी स्टेट भी सेपरेट होनी चाहिए, जहाँ पर मुस्लिम्स को मुस्लिम्स रूल करें और हिंदूज़ को हिंदूज़ रूल करें। तो ये शायद उनके दिलों में ना, आम आवाम के दिल में ये ना आता अगर कांग्रेस रूल ना होता 1937 से 1939 तक। और फिर उनकी पॉलिसीज़ जो भी थी मुस्लिम्स की तरफ, उसने मुस्लिम्स के लिए ये कम्प्लीटली एक बेसिक कंसेप्ट बना दिया कि हाँ अब आपको अलहदा कंट्री ले लेना चाहिए। सो दे गोट अ पर्पस एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन इन डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड। तब उनके पास एक गोल था, एक पर्पस था उन 7 ईयर्स में, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की कि हाँ लाहौर रेजोल्यूशन के बाद कि अब ये ओपन हो गया है कि हमें अलहदा स्टेट की डिमांड कर दी है हमने, तो अब एब्सोल्युटली कुछ ना कुछ तो इसके बारे में ब्रिटिशर्स करेंगे ही। मुस्लिम लीग एज रिप्रेजेंटेटिव, अब इन्हीं 2 सालों में, इससे पहले कुछ मुस्लिम्स, ज़्यादातर मुस्लिम्स का जो परसेंटेज था वो कांग्रेस को अपनी नुमाइंदा जमात कहता था, बिकॉज कांग्रेस ये कहती थी कि हम कम्युनल जमात नहीं है, हम कम्युनल पार्टी नहीं है। बाकी तमाम जो पार्टीज़ हैं वो किसी रिलीजन की बेस पर है, जैसे मुस्लिम लीग का नेम भी मुस्लिम है, तो ये कम्युनल पार्टी है। जो इंडिया की पूरी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है वो कांग्रेस है, बिकॉज ना तो ये हिंदूज़ की जमात है ना मुस्लिम्स की, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस लीडर्स ऐसा था। तो मुस्लिम्स भी मोस्टली पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की वो यही समझती थी कि कांग्रेस ही हमारी जो है वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है। बट जब 1937 से लेकर 1939 तक हिंदूज़ ने, जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी वहाँ पर, उन्होंने जो रूल किया, तो उसने मुस्लिम्स को ये समझा दिया कि मुस्लिम लीग उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि कांग्रेस। So Muslims have now looked for the League as their only hope. When Muslim League passed the Lahore Resolution demanding of a separate Muslim state, तो मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट ने, जो पहले मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो डिमांड्स थी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट आफ्टर उन्होंने जब विटनेस किया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रूल को, तो उसके बाद तमाम मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम लीग की सपोर्ट में हो गए कि हाँ अब मुस्लिम लीग ही हमारी रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये लाहौर रेजोल्यूशन से जो है वो मुस्लिम लीग एक कंप्लीट, इस डिमांड के बाद मुस्लिम्स की वाकई रिप्रेजेंटेटिव बन गई कि अब जहां आगे 50% मुस्लिम्स अगर सपोर्ट कर रहे थे, तो अब 90% मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम लीग की सपोर्ट में थे। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए ये डिमांड किया गया था, तो वाकई इस लाहौर रेजोल्यूशन के बाद 7 ईयर्स मुस्लिम ने कंप्लीट सपोर्ट किया मुस्लिम लीग के काज को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। एंड फाइनली मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम्स अचीव देयर कॉल ऑफ सेपरेट स्टेट ऑन अगस्त ऑफ 1947 को जो है वो हमें अलग कंट्री मिल गया, जिसकी हमने डिमांड की थी कहाँ पर, लाहौर रेजोल्यूशन या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो आप इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं और पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी, दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही इसको स्टडी कर लिया था कि इसका नाम लाहौर और पाकिस्तान रेजोल्यूशन दोनों ही क्यों है।
अब हम स्टडी करेंगे कंक्लूजन। तो लाहौर रेजोल्यूशन एक इवेंट था दैट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मुस्लिम्स ने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट से, क्या उनकी डिमांड होगी, सेपरेट स्टेट के पहले जहां वो उसी स्टेट के अंदर रह के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। तमाम इंसिडेंट्स में, जैसे हमने हर एक इंसिडेंट में हमने सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम का स्टडी किया। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए। हमें सिर्फ प्रोविंसेस में नहीं, सेंटर में भी हमारी गवर्नमेंट चाहिए। एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया, जैसा कि हिंदूज चाहते थे, बिकॉज हिंदूज न्यू डैट कि जब भी गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी तो रोल किनका होगा, हिंदूज का ही होगा, बिकॉज दे वर इन मेजोरिटी। द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आजम का ये तमाम रोल था, मेड इट पॉसिबल टू अचीव ऑन इंडिपेंडेंट स्टेट विद इन 7 years ऑफ देयर स्ट्रगल। तो 1940 के बाद जैसे 7 years के अंदर अंदर कायद आजम ने अलग से कंट्री हासिल कर लिया मुस्लिम्स के लिए। तो ये कायद आजम की ही स्ट्रगल थी जिसकी वजह से हम अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट में बैठे हुए हैं। तो इंडिपेंडेंस की जो अहमियत है वो वही लोग जान सकते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रहते। तो ये थी लाहौर रेजोल्यूशन। इसके नेक्स्ट हम कायद आजम की जो स्ट्रगल है, कायद आजम ने जो जो कुछ किया मुस्लिम्स के लिए, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और वैसे भी पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी, तो उसको हम स्टडी करेंगे। एंड क्रिप्स मिशन 1942, हम इंसिडेंट वाइज पाकिस्तान स्टडीज़ को, पाकिस्तान अफेयर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो उसी इंसिडेंट का ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्रिप्स मिशन। लास्ट वीडियो में हमने लाहौर रेजोल्यूशन को स्टडी किया था, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री में, प्री पार्टीशन की हिस्ट्री में, वो था क्रिप्स मिशन। इफ़ यू नीड नोट्स, डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोज़ कॉमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। नेक्स्ट इज आवर टॉपिक क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का नेम जो है ये किसके नेम पे था, लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स थे। जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट हमारे के 2 हाउसेज हैं, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। ऐसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो पार्लियामेंट के एक हाउस का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लीडर थे स्टैफर्ड क्रिप्स, उन्होंने इस मिशन को लीड किया था। जिस तरह से साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन में सर साइमन ने उनको लीड किया था उस कमीशन को, तो इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन हो गया। वो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को ही स्टडी करने के लिए आए थे। और ये स्टैफर्ड क्रिप्स भी ऐसे ही था सेम, बिकॉज इन्होंने लीड किया था इस मिशन को, तो इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन हो गया। एंड ये भी सब कॉन्टिनेंट में किस लिए आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को स्टडी करने। कि अभी वार चल रही है तो उस ड्यूरेशन में ब्रिटेन बहुत ज़्यादा बैक फ्रंट पे चला गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलें आप स्टडी करके आए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को, और लोगों को जो है वो अपने एतमाद में लें। क्या बैकग्राउंड था इसका, क्यों आया क्रिप्स मिशन सब कॉन्टिनेंट में, एंड देन फिर कांग्रेस का क्या उसके लिए रिस्पॉन्स था, देन मुस्लिम लीग का क्या रिस्पॉन्स था, और फिर क्यों फेल हो गया ये क्रिप्स मिशन, इसके काजेज ऑफ फेलियर क्या थे, एंड देन इसका जो कंक्लूजन है उसको हम, और इसके जो पॉइंट्स थे जो क्रिप्स मिशन ने प्रपोज किए, जिस तरह से साइमन कमीशन ने प्रपोज किए थे, तो उनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो टू कैरी आउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक ही पर्पज़ था इसका, सेम साइमन कमीशन की तरह कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जैसे 1919 के एक्ट के बाद जो है वो सर साइमन कमीशन आया था सब कॉन्टिनेंट में। 1935 के एक्ट के बाद ये क्रिप्स मिशन आया टू कैरी आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मेन मोटिव ऑफ दिस मिशन वाज टू सीक कोऑपरेशन ऑफ नेटिव इंडियंस इन वर्ल्ड वार 2। जो बेसिक मकसद था इनका वो यही था कि हमें किसी ना किसी तरह से कोऑपरेशन मिल जाए, किनसे, नेटिव इंडियन से। किस में, वर्ल्ड वार 2 में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, ब्रिटेन और इसके अलाइज ही जीत रहे थे, बट इनको उस टाइम पे कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड पॉपुलेशन इंडियंस की बहुत ज़्यादा थी। तो वो फिर कोऑपरेशन चाहिए था ताकि जापानीज़ वगैरह का जो इस साइड से अगर अटैक हो तो उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्ट कर सकें, किसके साथ दे के, ब्रिटेन का साथ दे के। नेक्स्ट इज़ बैकग्राउंड। तो अगर हम बैकग्राउंड स्टडी करें, उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा थ्रेट था ब्रिटेन को, किसका, जापानीज़ इन्वेजन का, कि उनकी जो कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनियल रोल जहाँ पर ब्रिटेन का चल रहा है, जैसे बर्मा है, बर्मा पे अटैक कर दिया था जापानीज़ ने। और तो अब नेक्स्ट उसके बाद किसकी बारी हो सकती थी, सब कॉन्टिनेंट की। तो फिर ये जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग हो सकती थी, किन के लिए, ब्रिटेन के लिए, कि यहाँ पर उनका कॉलोनियल रोल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता। तो वाइसरॉय थे उस टाइम पर वहाँ पर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक वार पार्टी है ब्रिटिश एम्पायर की विदाउट द कंसेंट ऑफ नेटिव इंडियंस। इवन दो कि उस टाइम पे वहाँ पर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रूल कर रही थी एट प्रोविंशियल लेवल,
तो उनसे कोई भी कंसेंट नहीं लिया, उनकी किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं उनसे पूछी, और खुद ही से वॉइसरॉय ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो अब किसको सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट कर रहा है। इसी बात पर जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को डिस्कस किया था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इसी वजह से रिज़ाइन कर दिया, इसी प्रोटेस्ट में, कि बरतानिया ने, ब्रिटिश ने हमसे पूछे बगैर हमें किस तरह से वार का पार्ट बना लिया। तो इम्प्लीमेंट ऑन पॉलिसीज वांटेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द वार एफर्ट्स। अब हालांकि प्रोविंशियल लेवल पर बहुत हद तक नेटिव इंडियंस की अब बार थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ब्रिटेन क्या करते थे, अपनी ही पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे थे और खुद ही इंडियन पार्टिसिपेशन चाहते थे किसमें, वार एफर्ट्स में। वार जब स्टार्ट हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में, तो फिर जो है वो उन्होंने क्या किया कि आते ही फर्स्ट ये किया, उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा जब वो बैकफुट पे चले गए उस वार में, वर्ल्ड वार 2 में, तो उन्होंने फिर क्या किया कि आके ये पॉलिसी नाफज कर दी, इसको इम्पोज कर दिया कि अब जो इंडियन है, नेटिव इंडियंस, वो भी वार में हिस्सा लेंगे। किसके साथ मिलकर? ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर। तो इसी वजह से कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। दिस प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया। इसी वजह से फिर नेटिव इंडियंस को अपनी साइड पे करने के लिए वार एफर्ट्स में भी और वैसे भी कॉलोनीज में कंफर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा। उस क्रिप्स मिशन में कुछ मेंबर्स थे जिसको फिर मिशन का नाम दिया गया, और उसको लीड कौन कर रहा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? उनके कैबिनेट मेंबर थे, कैबिनेट मेंबर भी थे, और साथ में उनके हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या थे? लीडर भी थे, राइट। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इसके क्या पॉइंट उन्होंने प्रेजेंट किए, जैसे साइमन कमीशन, सेम ये साइमन कमीशन की तरह ही है। तो साइमन कमीशन ने जैसे अपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे, ऐसे क्रिप्स मिशन ने भी किया। अब क्रिप्स मिशन की क्या थी रिकमेंडेशंस, हम उनको स्टडी करेंगे अभी। नेक्स्ट इज प्रपोजल्स ऑफ द मिशन, या फिर उनकी रिकमेंडेशंस कि क्या ब्रिटिशर्स ने उनको कहा था कि आपने जाके नेटिव इंडियंस को कहना है कि अब हम आपके लिए ये करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया हम क्या करेंगे, वार के बाद एक इंडियन यूनियन बना देंगे जिसका डोमिनियन स्टेटस होगा। वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशंस में वो हर तरह से जिसके साथ भी चाहें खुद बैलेंस कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ, दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, कॉमनवेल्थ के साथ। ये कहा गया उस टाइम पे कि हम डोमिनियन स्टेटस बना देंगे, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल रिलेशंस आप टैकल करेंगे, बस जो डिफेंस है आपका वो किसके हाथ में होगा? ब्रिटेन के हाथ में होगा। उसके अलावा दूसरी बात यह की गई कि वार के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी जाएगी जिसके मेंबर्स तमाम लोग नेटिव इंडियंस ही होंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे किसका? नेटिव इंडियंस का। मतलब इससे पहले हमेशा ये होता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद, जैसे साइमन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशन ही के पॉइंट्स बनाकर लेके आया था साइमन, लेकिन अब ये कहा गया कि वार के बाद हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तमाम मेंबर्स कौन होंगे? नेटिव इंडियंस ही होंगे, और जो हैं वो फिर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेंगे, वो जिस तरह का भी होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस पर। वो कंडीशंस ये थी कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट या कोई भी और स्टेट जिसको यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आता, वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। ये राइट दे दिया जाएगा उनको, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो जब चाहें वो सेसीड कर सकते हैं और अपना अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा कर सकते हैं। मतलब ये कहा, ये 3 टर्म्स थी बेसिकली, 3 बेसिक प्रपोजल थे इस मिशन में। फर्स्ट ये कि इंडिया को एक यूनियन बना दिया जाएगा, किसके साथ? डोमिनियन स्टेटस के साथ। सेकंड ये कहा गया कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगी जिसमें आपके नेटिव मेंबर्स होंगे और वो ही डिसाइड करेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। और उसके बाद ये कहा गया कि थर्ड टर्म में ये कहा गया कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेंगे इस बेसिस पर कि तमाम प्रिंसली स्टेट्स उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर कुछ प्रिंसली स्टेट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो अपना अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती हैं। इन मीन टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटेन एंड गवर्नर जनरल्स पावर्स वुड रिमेन इंटैक्ट। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि ये तीनों काम तो होंगे ही होंगे, लेकिन वार के बाद अब इन सब पे एक कंडीशन थी कि ये सब कुछ कब होगा? जब वार ख़त्म हो जाएगी, वर्ल्ड वार 2। बेसिकली उस टाइम पे ब्रिटेन को वार में सपोर्ट चाहिए था, किससे? इंडियंस की तरफ से, बिकॉज उस पर यूएस का और फ्रांस वगैरह का प्रेशर था कि आप अपनी कॉलोनीज़ को तो प्रोटेक्ट करें, जैसे जापानीज़ इनकी तमाम कॉलोनीज़ पर अटैक करके उनको अपने अंडर करते जा रहे थे।
तो ये इस तरह से उस टाइम पे हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो डिफेंस है इंडिया का वो और गवर्नर जनरल्स की जो पावर हैं वो वैसे ही रहेंगी और वो ब्रिटानिया के पास ही रहेंगी। नेक्स्ट आर ऑब्जेक्शंस टू क्रिप्स मिशन। अब ऑब्जेक्शंस क्रिप्स मिशन पर कांग्रेस ने भी दिया, जो उस टाइम पे सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, जो अपने आप को हिंदूज तमाम कम्युनिटीज़ की पार्टी कहती थी, और दूसरे नंबर पर थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी ऑब्जेक्शन किया इस पर। अब कांग्रेस का ऑब्जेक्शन क्या था? 1929 में कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था कि हम सेल्फ गवर्नमेंट हमारा गोल है, हम किसी भी तरह से हम ना तो पार्टीशन चाहते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट में, और ना ही हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए कि कुछ हमारे काम हम करें और कुछ हमारे बरतानिया करे, ब्रिटेन करे। तो ऐसा नहीं होगा, हमें सेल्फ गवर्नमेंट करने दी जाए। बट क्रिप्स मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेटस। लेकिन क्रिप्स मिशन ने तो क्या ऑफर किया था? डोमिनियन स्टेटस किया था कि बस एक यूनियन बना दिया जाएगा। तो ये पहला ऑब्जेक्शन था कांग्रेस को किससे? क्रिप्स मिशन से। Congress objected to British plan of state representation by nominated members and not by elected representative. उसके अलावा स्टेट रिप्रेजेंटेशन में जैसे उन्होंने कुछ ब्रिटिश प्लान ये था कि हम कौन से लोग मेंबर्स शामिल होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, या प्रिंसली स्टेट्स उसमें ऐड हो जाएंगी, जो चाहे वो ना ऐड हों वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। तो ये चीज़ें कांग्रेस को और मुस्लिम लीग दोनों को ही डिस्टर्ब कर रही थी, और ना तो कांग्रेस इस चीज़ पर अग्री थी कि किसी भी तरह से राइट टू सेसेट दिया जाए कि जो प्रिंसली स्टेट चाहे वो शामिल हो, जो चाहे ना हो। कांग्रेस के अकॉर्डिंग तो ये पहले ही एक तरह से पार्टीशन की जा रही है, पार्टीशन का रास्ता हमवार किया जा रहा है किसके लिए? तमाम स्टेट्स के लिए। एक बात आपने याद रखनी है कि कांग्रेस पार्टीशन के हक में नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग की डिमांड ही क्या थी? पार्टीशन। कांग्रेस की डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग की डिमांड थी पार्टीशन। मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टेड सिंगल यूनियन। इन्होंने भी डोमिनियन और सिंगल यूनियन के जो स्टेप है उसको पे एतराज़ किया कि हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, हम तो अलहदा कंट्री जा रहे हैं, हम अलहदा स्टेट जा रहे हैं, और आपने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की इस कमीशन में। मुस्लिम लीग डिडंट लाइक द प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग द यूनियन और सेसेट फ्रॉम इट। ये भी इनको जिस तरह से कांग्रेस को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि जो चाहे जिस टाइम वो आ जाए इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, और अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है तो वो जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। अपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और उसके अलावा मुस्लिम लीग ने इस चीज़ पे भी एतराज़ किया कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल मेंबर्स जस्ट मिलकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। इस चीज़ पे भी एतराज़ था किसको? मुस्लिम लीग को। तो ये ऑब्जेक्शंस थी किनकी? कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, जो उस टाइम पे दो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उन्होंने फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया किसको? क्रिप्स मिशन को। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। फेल टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनलिस्ट। फर्स्ट तो ये हुआ कि वो इंडियन नेशनलिस्ट मेंबर्स जितने भी लीडर्स थे उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस अपोज्ड इट। सबको किसी न किसी पॉइंट पर एतराज़ ही था। इनफैक्ट 3 पॉइंट्स थे, और 3 के 3 ही पॉइंट्स पर जो बेसिक 3 पॉइंट्स थे, 1 डोमिनियन स्टेटस, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड 3 राइट टू सेसेट। तो ये जो सारे के सारे 3 पॉइंट्स थे, इन सब पे तमाम पार्टीज़ को ये एतराज़ था। उसके अलावा क्रिप्स ने पहले बात की थी कि हम कैबिनेट और नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, और उसके बाद वो इस चीज़ पर अग्री ही नहीं हुए। वो कहने लगे हम तो कह रहे थे कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक्सपेंशन करेंगे। मतलब उनके आइडियाज़ ही कभी कुछ हो जाते थे और कभी कुछ। प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग द यूनियन वाजंट क्लियर। अब ये यूनियन को कैसे ज्वाइन करना है और कैसे उससे अलग होना है, किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से एक प्रिंसली स्टेट ही जस्ट डिज़ाइन करेगी, तो ये एक तरह से मेस क्रिएट होने वाली बात थी। तो ये बिल्कुल भी क्लियर बातें मेंशन नहीं थी क्रिप्स मिशन में। इट वॉज अनक्लियर हु वुड इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट द ट्रीटी दैट रिजल्टेड इन द ट्रांसफर ऑफ पावर। और उसके अलावा ये चीज़ कम्प्लीटली जो है वो क्लियर नहीं थी कि क्या होगा और किस तरह से वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होगी। जैसे उनकी हर बात में यही था कि हम कब करेंगे ये सारे काम? वर्ल्ड वार के बाद। वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हम ये तमाम काम और ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कुछ भी क्लियर नहीं था कि पावर्स कैसे ट्रांसफ़र होंगी, कौन करेगा। अब पता नहीं वो वार ख़त्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ऐसा करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ये सारी एम्बिग्यूटिस थी किनके दिलों में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, सबके पास यही क्वेश्चन था कि कैसे होगा ये सब। तो इसी की वजह से कि कुछ भी क्लियर नहीं था, कोई प्रोसीजर क्लियर नहीं था किसी भी चीज़ का, और कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बारे में क्लियरली बात नहीं की गई थी। तो जो क्रिप्स मिशन है वो कम्प्लीटली क्या हो गया? एक फेलियर बना, और वो फिर यहाँ से चले गए, रिजेक्ट हो गया फेलियर जो मेंबर्स आए थे ब्रिटेन से। तो स्टैफर्ड क्रिप्स रिटर्न होम लिविंग बिहाइंड अ फ्रस्ट्रेटेड एंड एनरेज्ड इंडियन पीपल। कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो एब्सोल्युटली
नेटिव इंडियंस में तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस होगी, रिजल्टेड इन द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसके बाद फिर गांधी ने जो स्टार्ट की क्विट इंडिया मूवमेंट, देयरफॉर क्रिप्स मिशन कैन बी सेड एज द प्रिकर्सर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी इन इंडिया। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है कि आप बस इंडिया छोड़ें और चले जाएं यहाँ से, हम खुद अपना सारा कुछ कर लेंगे, तो ये चीज़ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हुई। अब नेक्स्ट हिस्ट्री का जो भी टॉपिक है उसको हम गांधी और जो कायदे आज़म की जो टाक्स हुई आपस में, गांधी जना टाक्स, तो उन सबको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम क्रिप्स मिशन को डिस्कस कर चुके हैं। 1940 के बाद पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी सब कॉन्टिनेंट में। लाहौर रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम मुस्लिम लीडर्स एंड मुस्लिम लीग जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी थी वो कोशिश कर रहे थे कि अब पाकिस्तान बन जाना चाहिए। तो उसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए वो सारे पाकिस्तान मूवमेंट में ही आते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस तरह से पाकिस्तान बनाने के लिए डिफरेंट कोशिशें की। तो उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्रिप्स मिशन को डिस्कस किया था कि किस तरह से क्रिप्स मिशन जो है उसकी रिकमेंडेशन जो साइमन कमीशन जैसी ही थी। साइमन कमीशन के बाद क्रिप्स मिशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिकमेंड करने के लिए ही सब कॉन्टिनेंट में आया था। तो उसके फेलियर के बाद वो फेल हो गया। फेल होने की रीज़न क्या थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक पेज पे नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे गांधी एंड जो मुस्लिम लीग के लीडर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस के सेटलमेंट के लिए कुछ आपस में टास्क की, कुछ लेटर्स एक दूसरे को भेजे। गांधी जी ने कुछ भेजे जिन्ना को और जिन्ना ने कुछ भेजे गांधी को लेटर्स, और उसमें हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को सेटलमेंट करने की बात की। तो अब ये सेटलमेंट हुई या नहीं हुई तो उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ के तमाम नोट्स इंशाल्लाह जल्द आपको जो है वो नोट्स कंप्लीट जो पाकिस्तान अफेयर्स के हैं वो मिल जाएंगे जैसे ही हमारे ये 1947 तक की वीडियोस कंप्लीट होंगी। लेक्चर है हमारा गांधी जना टास्क बिटवीन टू ग्रेट लीडर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें कि हैं क्या ये टास्क, तो ये टास्क थी, ये बातचीत थी दो ग्रेट लीडर्स के दरमियान। किस लिए? हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को सेटलमेंट करने के लिए। सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स के लिए भी यही था कि हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस ही ख़त्म नहीं होते थे। जुलाई 17, 1944 को गांधी ने लेटर लिखा जिन्ना को और उन्हें कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप जो है वो गांधी ने उठाया, वो वॉज लीडर ऑफ कांग्रेस। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुस्लिम जो हैं वो पार्टीशन की बात करें कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाए। इसी डिवीजन को रोकने के लिए कांग्रेस ने कंप्लीट कोशिश की और ये लेटर लिखना कायदे आज़म को भी इसी रीज़न से था कि कायदे आज़म को कन्विंस किया जाए, बिकॉज कायदे आज़म इस चीज़ पर रेजोल्यूट हो चुके थे कि हमें अलग कंट्री चाहिए ही चाहिए। तो उनको वो कन्विंस कर सकें गांधी कि आप अपनी जो अलग स्टेट की डिमांड है उसको से दस्तबरदार हो जाएं, उसको अब ख़त्म कर दें और हम मिलजुल के हिंदू मुस्लिम जो हैं वो रहेंगे सब कॉन्टिनेंट में। तो इसीलिए गांधी ने लेटर लिखा कायदे आज़म को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो गांधी जना टास्क बिगेन इन बॉम्बे ऑन September 19, 1944 एंड लास्ट द 24th ऑफ मंथ। 19 सितंबर को ये कायदे आज़म और गांधी हैं उनके दरमियान ये बातचीत स्टार्ट हुई 19 सितंबर को और 24 सितंबर तक ये कंटिन्यू रही और ख़त्म हो गई। गांधीज रियल पर्पज वाज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जिन्ना एंड एडमिशन दैट द होल प्रोपोजिशन ऑफ पाकिस्तान वाज ऑब्जर्व्ड। वही बात कि कांग्रेस कि ये जो एक अच्छा स्टेप था टुवर्ड्स मुस्लिम लीग के हम मिलकर बातचीत करते हैं, तो इसकी एक ही रीज़न थी कि कायदे आज़म जो है वो अपनी डिमांड से जो अलग स्टेट की वो डिमांड कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दें। तो यही रीज़न था इन गांधी जना टास्क के पीछे, जिनकी पहल किसने की थी? गांधी ने की थी। तो कायदे आज़म ने बहुत सारे लेटर्स लिखे गांधी को, तो उन्हीं लेटर्स में एक गांधी की उन्होंने ये बिल्कुल कोशिश को ये कह के ख़त्म कर दिया, इवन दो कि ये टास्क भी फेलियर ही थी, जिस तरह से बाकी क्रिप्स मिशन और बाकी सारी कोशिशें फेल हुई, तो ये भी एक फेलियर ही था गांधी जना टास्क भी। तो इसकी रीज़न ये थी कि कायदे आज़म अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रहे थे। तो उन्होंने गांधी को ये लिख के गांधी की कंप्लीट ये कोशिश और उनकी ये सोच, उनकी ये थिंकिंग कि मैं कायदे आज़म को कन्विंस कर लूँगा इस बात पे कि वो पाकिस्तान की ज़िद छोड़ दें। तो कायदे आज़म ये लिखा कायदे आज़म ने गांधी को कि we maintain that Muslim and Hindus are two major nations by any definition or test of nation. We have our distinct outlook on life. तो कायदे आज़म ने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारे लेटर्स लिखे
जिसमें ये प्रूव किया कि हम किसी भी तरह से हिंदूज के साथ नहीं रहेंगे। अब इसकी जो रीज़न है वो सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का ईयर था। अगर आपने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के लेक्चर को स्टडी किया है तो 1937 से 1939 के साथ कांग्रेस के रूल करते हुए जो सलूक मुस्लिम्स के साथ किया गया, ये तमाम रीज़न यही थी। बाद में हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने भी, जब मुस्लिम्स किसी भी तरह से ना ब्रिटिशर्स की कोई बात मान रहे थे और ना ही हिंदूज़ की, इकट्ठे रहने के लिए इंडियन यूनियन के लिए या यूनाइटेड इंडिया के लिए, तो ब्रिटिशर्स की जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ का जिम्मेदार किसको ठहराया? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को, कि ये आपका ही बिहेवियर था, आपका ही रवैया था जो आपने उस टाइम पे मुस्लिम्स के साथ रखा। और अब पिछले इतने सालों से, ये 7 ईयर से 1940 के बाद मुस्लिम्स इस बात पर, इस पेज पर आ ही नहीं रहे कि वो किसी भी तरह से यूनाइटेड इंडिया में इकट्ठे रहेंगे हिंदूज़ के साथ। तो इसी वजह से ये कायदे आज़म ने भी लिखा गांधी को कि हम किसी भी तरह से मुस्लिम्स और हिंदूज़ इकट्ठे नहीं रह सकते, हम बिल्कुल 2 डिफरेंट नेशंस हैं और हमें एक साथ रखना 2 नेशन थ्योरी के क्या है, अगेंस्ट है। ओके, ये टॉक्स तो हुई और लेटर्स भी एक्सचेंज किए गए। इन्हीं मीटिंग्स में जो गांधी और जिन्ना के दरमियान हुई, एक सीआर फार्मूला जो है उसको डिस्कस किया गया। टू ब्रेक दिस डेडलॉक, राजा गोपाल आचार्य प्रपोज्ड अ सेट ऑफ प्लान्स कॉल्ड द सीआर फार्मूला, और राजाजी फार्मूला उसको कहा गया, जिसमें उन्होंने कुछ प्रपोजल प्रेजेंट किए टू मुस्लिम लीग। ही वॉज मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो उन्होंने गांधी के थ्रू ये कन्वे किया किसको? कायदे आज़म को, कि ये हमारी कुछ प्रपोजल हैं हमारे, जिसके अकॉर्डिंग हम सब एक पेज पे आ सकते हैं अगर आप इन प्रपोजल्स को मान लें। अब वो प्रपोजल क्या थे जो गांधी ने उन टास्क में कायदे आज़म के साथ डिस्कस किए और कायदे आज़म ने उसको नहीं माना। तो ये एक्चुअली एक तरह से इस सीआर फार्मूले की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि इसमें उन्होंने वाकई ये मान लिया कि हाँ, इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है आपकी, या हम ये मानते हैं कि हाँ मुस्लिम हिंदू से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट हैं, या दोनों डिफरेंट नेशंस हैं। तो ये फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट थी बाय एनी कांग्रेसमैन। किसी भी कांग्रेसमैन ने या किसी भी कांग्रेस के मेंबर ने फर्स्ट टाइम ये एक्नॉलेज किया था कि हाँ बिल्कुल हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट नेशन, और हाँ अलहदा नेशन, अलहदा स्टेट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो उस प्रपोजल में क्या था उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो प्रपोजल में ये था कि मुस्लिम लीग वुड ज्वाइन हैंड्स विद इंडियन नेशनल कांग्रेस टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। सीआर फार्मूले की फर्स्ट ये पॉइंट था कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ मिल जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और हम सबसे पहले तो हमें किससे जो है वो इंडिपेंडेंस चाहिए? ब्रिटिशर से। तो पहले तो हम मिलके क्या करेंगे? ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस लेंगे, कि हम दोनों मिल जाएं, दोनों की दोनों पार्टीज़, और उनके आगे ये डिमांड रख दें कि हम जो इंडियन नेशन है वो इकट्ठी है और अब हमें आपसे पहले इंडिपेंडेंस चाहिए, बाद में अपने प्रॉब्लम को हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट जो प्रपोजल था उसमें ये था कि बोथ द पार्टीज वुड कोऑपरेट एंड फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, कि हम दोनों पार्टीज मिलके, आल दो के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू जो भी उस टाइम पे 1935 का एक्ट चल रहा था, जो पार्टी की पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा होगी वही एक्चुअली सेंटर में गवर्नमेंट बना सकते थे। तो मुस्लिम्स की किसी भी तरह से सेंटर पे गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बन रही थी। तो सीआर फार्मूले में ये कहा गया कि हम कोऑपरेट करके सेंट्रल लेवल पर इकट्ठे गवर्नमेंट बना लेंगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद ये कहा गया थर्ड पॉइंट में कि जब वार ख़त्म हो जाएगी, वार जो चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार उस टाइम पे, तो कमीशन जो है एक बनाएंगे हम, जो उन एरियाज़ को पॉइंट आउट करेगा जहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की है। और उसके बाद पॉइंट आउट करने के बाद वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनसे वोट लिया जाएगा कि हाँ वो सॉवरन नेशन अलहदा स्टेट बनाने के हक में है या फिर नहीं है। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि जॉइंट सेफ गार्डिंग ऑफ डिफेंस कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। ठीक है, हम अलहदा तो हो जाएंगी स्टेट, जो डिफेंस कम्युनिकेशन और कॉमर्स के जो डिपार्टमेंट है उनको हम जॉइंट ही रखेंगे। अलहदा स्टेट होने के बावजूद हम डिफेंस कम्युनिकेशन और कॉमर्स दोनों स्टेट्स की क्या रखेंगे? जॉइंट रखेंगे। मतलब पहला पॉइंट ये था कि सीआर फार्मूले में फर्स्ट ये कहा गया कि मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल जाए, और पहले हम और अलहदा इंडिपेंडेंस की बजाय सबसे पहले हम किससे इंडिपेंडेंस लें? ब्रिटिशर से। नेक्स्ट ये कहा गया कि हम मिलके सेंटर में गवर्नमेंट बना लेंगे आफ्टर वार, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हम लेंगे ब्रिटिशर से। उसके बाद ये कहा गया कि वार के बाद ये एक कमीशन बनाया जाएगा जो एरियाज़ उनको डिमार्केट करेगा जहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है? मुस्लिम्स की है, और फिर वहाँ पर वोट लिया जाएगा उन्हें इन वहाँ के लोगों से कि वो सोवरन नेशन या सोवरन स्टेट अलहदा बनाना चाहते हैं या नहीं। और उसके बाद ये कहा गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के एक दूसरे स्टेट भी है जब हम सेपरेट हो जाएंगे,
तो लेकिन जो हमारे डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स के डिपार्टमेंट हैं वो ज्वाइंट ही होंगे। अब देखने को तो ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब चारों पॉइंट्स में क्रिप्स मिशन की तरह एक ही बात थी कि वार के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये काम होगा, राइट। जिस तरह से क्रिप्स मिशन में ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि वार के बाद वाकई ये काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ब्रिटिशर्स ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट कर भी देते हैं तो फिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो वाकई उसको जीतने के बाद हमारे साथ वो सब कुछ करेंगे जिसका उन्होंने क्रिप्स मिशन में प्रॉमिस किया था। ऐसा ही इस CR फॉर्मूला में भी हुआ कि कायदे आज़म को फर्स्ट ये पॉइंट कि मुस्लिम लीग INC के साथ ज्वाइन कर ले और इंडिपेंडेंस ले ले ब्रिटिशर से। लेकिन ये बात आपने याद रखी है कि कायदे आज़म का एक पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स के यहाँ से जाने से पहले पाकिस्तान अलग से स्टेट बन जानी चाहिए। अगर ब्रिटिशर्स एक बार यहाँ से चले गए उसके बाद हिंदूज और कांग्रेस की जो है वो गवर्नमेंट बन जाएगी, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, तो फिर अलग से कंट्री लेना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। ये बेसिक रीज़न थी जिसकी वजह से ये फॉर्मूला भी कायदे आज़म ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, एट द एंड 1944 में जो टास्क थी वो स्टार्ट ही इसी से हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ राजाजी फॉर्मूला बिटवीन गांधी एंड कायदे आज़म। तो फेलियर हो गया ये। जिन्ना का ऑब्जेक्शन था इस पर। कौन से ऑब्जेक्शन थे उनके? फर्स्ट तो उनका ऑब्जेक्शन ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टू नेशन थ्योरी को क्या करे, एक्सेप्ट करे, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करे इस बात को तो मान ही नहीं रहे वो लोग। और उसके अलावा अगेंस्ट आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, उन्होंने कहा कि मिलके ज्वाइंट सेंटर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनकी किसी भी तरह से मुस्लिम्स रूल नहीं कर सकेंगे। एंड थर्ड डिमांड जो अभी आपको बताई कि कायदे आज़म ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि ब्रिटिशर्स पाकिस्तान और इंडिया बनाने से पहले सब कॉन्टिनेंट को छोड़कर चले जाएं। अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान बनने का मेरा ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। तो डिमांडेड कंप्लीट सेपरेट स्टेट बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, कि इंडिया से जाने से पहले ब्रिटिशर्स हमारा जो है वो सेपरेशन करके जाएंगे तो ही इस बात को मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इसलिए CR फार्मूला या राजाजी फार्मूला को भी कायदे आज़म ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये उनकी दूर अंदेशी ही थी कि इतने अच्छे पॉइंट्स होने के बावजूद जो मुस्लिम लीग कह रही थी कि हाँ इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो कायदे आज़म ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो देख रहे थे कि अगर ब्रिटिशर्स एक बार यहाँ से चले गए तो फिर जो भी पाकिस्तान का जो मेरा ख्वाब है वो उसको हिंदूज पूरा नहीं होने देंगे। अगर हम देखें कि CR फार्मूला की जो है जितनी भी शॉर्ट कमेंट्स थी इनको पसंद नहीं किया अपनी दूर अंदेशी की वजह से कायदे आज़म ने, बट ये बहुत अच्छा एक पॉइंट थे उनके, significant है। For the first time, prominent Hindu leader talked of an understanding on the basis of partition. Jinnah Gandhi talks were also on the basis of this formula. तो कायदे आज़म और जो गांधी की आपस में जो भी टास्क हुई वो सारी इसी फॉर्मूला की बेस पे थी, बल्कि ये एक बात करने के लिए एक टॉपिक था गांधी के पास, तभी उन्होंने कांटेक्ट किया फिर कायदे आज़म को कि उनके पास ये पहले से ये फॉर्मूला था जो लिखा गया था राजा जी की तरफ से। तो फिर उसको जो है वो इन्होंने डिस्कस किया। और उसके अलावा फर्स्ट टाइम जो है वो कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने पाकिस्तान एक अलग पार्टीशन के टॉपिक को फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड किया। इससे पहले तो शायद वो जस्ट एक उनके लिए मजाक ही था ये टॉपिक। या इसके रिजल्ट्स अगर हम देखें तो बोथ द लीडर्स एक्सचेंज लेटर्स इन एडिशन टू वर्बल डिस्कशन, कि आपस में मीटिंग्स भी हुई एंड दे एक्सचेंज लेटर्स। तो फर्स्ट लेटर वाज रिटन बाय कायदे आज़म। ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे भी फैक्ट्स हैं। तो फर्स्ट लेटर जो है वो कायदे आज़म ने लिखा ऑन September of 10 एंड लास्ट लेटर वाज आल्सो रिटन बाय कायदे आज़म ऑन September of 26। आल्दो के फर्स्ट लेटर जो गांधी ने लिखा उसमें जस्ट ये था कि मुझे आपसे बात करनी है, कि उनसे मिलने के लिए टाइम चाहिए। कायदे आज़म को ये लिखा था गांधी ने, बट जो फिर आपस में कम्युनिकेशन का जो लेटर था वो फर्स्ट किसने ही लिखा था, कायदे आज़म ने भी ऑन September of 10 एंड लास्ट लेटर भी कायदे आज़म ने ही लिखा था ऑन September 26 इन ऑल 21 लेटर्स। तो टोटल जो कितने लेटर्स एक्सचेंज किए गए इनके दरमियान 21, आउट ऑफ विच 11 वर रिटन बाय कायद एंड 10 बाय गांधी। फेलियर ऑफ दीज टास्क वाज अनाउंस्ड ऑन September 27। September 27 को अनाउंस कर दिया गया कि ये टास्क जो हैं वो क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं। कायदे आज़म किसी भी तरह से CR फार्मूला पर अग्री नहीं हो रहे। ओके, द फेलियर जो फेलियर है इन गांधी और कायद टास्क का, जिन्ना टास्क का, इट वाज अ विक्ट्री फॉर कायद एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दिस टास्क फर्दर स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ कायद, कि कायद आज़म किसी भी तरह से अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट गया कायद आज़म का, चाहे इसको फिर हिंदूज ने या कांग्रेस ने नेगेटिवली लिया हो, बट ये कायदे आज़म के रेजोल्यूशन का जो है वो एक मैसेज गया टू हिंदूज एंड टू कांग्रेस। अकॉर्डिंग टू इंडियन राइटर्स दीज टास्क वर क्लियर कट विक्ट्री ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड इन दिस वे ही हैड वॉन हाफ द बैटल फॉर पाकिस्तान। तो फर्स्ट टाइम किसी कांग्रेसमैन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अलहदा कंट्री, अलहदा स्टेट हो सकती है मुस्लिम्स के लिए। तो ये अकॉर्डिंग टू इंडियन राइटर जो है ये एक तरह से हाफ
बैटल वॉन कर ली थी कायदे आज़म ने, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। The reputation and position of Qaid was considerably lifted. Standpoint of League was further strengthened. तो इन टाक से ये बेनिफिट हुआ कि कायद आज़म की रेपुटेशन, उनकी पोजीशन और मुस्लिम लीग में उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी वैल्यू और उनकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई। मुस्लिम लीग ने भी इस चीज़ को फिर सपोर्ट किया और देन मुस्लिम लीग की खुद की भी जो स्टैंड पॉइंट है उनका एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा क्या हुआ? स्ट्रेंथन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस की, कि फिर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा किया और ख़ुद भी हुए कि चलें अब हम मिल के कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उस हिस्ट्री के नेक्स्ट जस्ट 2 to 3 लेक्चर्स और होंगे हमारे प्री पार्टीशन के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। देन हम तमाम अब जो नोट्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के प्री पार्टीशन के वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए तो डू मेंशन इन वीडियो दिस कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, द वेबल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस। इससे पहले हम गांधी जना टास्क को डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा प्री पार्टीशन का इससे पहले का टॉपिक था। हम इंसिडेंट वाइज हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर है। प्री पार्टीशन के तमाम नोट्स, प्री पार्टीशन की हिस्ट्री की वीडियोस कंप्लीट होने के बाद अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन 2 और 3 वीडियोस हमारी और होंगी प्री पार्टीशन पर। उसके बाद हम पोस्ट पार्टीशन को डिस्कस करेंगे। तो प्री पार्टीशन कंप्लीट होने के बाद तमाम नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर। तो अगर आपको किसी और वीडियो के नोट्स चाहिए तो डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है द वेबल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस। तो हमने अभी तक प्री पार्टीशन की जितनी भी वीडियोस डिस्कस की हैं उन तमाम में हमने पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, देन बैकग्राउंड को कि क्या बैकग्राउंड था, थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो को भी हर वीडियो में डिस्कस किया। देन उसकी जो भी रिकमेंडेशंस थी जिन पॉइंट्स की, देन उसके कंक्लूजन और जो भी पॉइंट्स थे उनको सबको हेडिंग के थ्रू जो है वो हमने इसको स्टडी किया है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है वेबल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस। लास्ट वीडियो में हमने गांधी जना टास्क को डिस्कस किया कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट के ही पॉपुलेशन ने, हिंदूज और मुस्लिम्स ने मिलके अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट बाकी सारी प्रॉब्लम्स की तरह ये भी क्या था, एक फेलियर था। एक्चुअली कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की हुकूमत के बाद, उनकी गवर्नमेंट के बाद मुस्लिम्स किसी भी तरह से ना तो ब्रिटिशर्स की किसी बात पे अग्री हो रहे थे और ना ही कांग्रेस की किसी बात पर अग्री हो रहे थे, बिकॉज उनको जस्ट एक ही डिमांड थी उनकी कि अब हमें अलग स्टेट मिल जानी चाहिए। बिकॉज कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की 2 ईयर्स में जो मुस्लिम्स के साथ बिहेव किया गया फ्रॉम हिंदूज, और ब्रिटिशर्स ने भी उस पर कोई कंडेम नहीं किया, तो इस चीज़ ने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा बदल कर दिया था, किससे? हिंदूज से भी, कांग्रेस से भी एंड ब्रिटिशर से भी। तो एक ही डिमांड थी मुस्लिम्स की कि अलहदा स्टेट अब हमें दे दी जाए। मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के लीडर्स और तमाम मुस्लिम्स इस बात पर बहुत ज़्यादा रेजोल्यूट थे। तो ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इन दोनों पार्टीज़ के आपस के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, और इसी तरह से कांग्रेस भी मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग को इस बात पर अग्री करने की कोशिश कर रही थी कि वो अलग जो स्टेट है उसकी डिमांड को ख़त्म कर दें। तो इसी की कोशिश में क्रिप्स मिशन भी आया जो फेल हो गया, देन गांधी जना टास्क भी फेल हो गई। तो देन अगेन ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से एक कोशिश की और उन्होंने एक प्लान प्रेजेंट किया जिसको वेबल प्लान कहते हैं, और ये प्लान प्रेजेंट किया गया शिमला में। शिमला वॉज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उस वहाँ पर ये वेबल प्लान प्रेजेंट किया गया, ब्रिटिशर्स ने किया इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड अदर जो भी पार्टीज थी, बाकी कम्युनिटीज़ को जो रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये शिमला में प्रेजेंट किया गया। तो अब इसमें क्या पॉइंट्स थे, क्या रिकमेंडेशंस थी जो ब्रिटिशर्स की तरफ से दी गई टू मुस्लिम्स एंड टू हिंदूज, तो उसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1945। 1940 के बाद से, लाहौर रेजोल्यूशन के बाद से मुस्लिम्स की एक ही डिमांड थी, अलग स्टेट। ये जो ईयर्स थे 1940 के बाद, इन तमाम ईयर्स को 1947 तक, 1940 से 1947 का जो ड्यूरेशन है उसको पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान बनने के लिए कोशिशें की गई फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम लीडर्स। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1945 एट शिमला कॉन्फ्रेंस। इसका नाम वेबल प्लान इसलिए था बिकॉज इट वॉज टाइटल्ड आफ्टर लॉर्ड वेबल हु वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया था, इसकी जो बेसिक इसका टाइटल, इसका जो टॉपिक था वो ये था कि कॉल फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट, के इंडिया में अगर हम सेल्फ गवर्नमेंट की परमिशन देते हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स होंगे हमारे, क्या क्या कंडीशंस होंगी।
ब्रिटिश की तरफ से था ये सारा कुछ। ये जो है गांधी जिना टास्क में जो रिकमेंडेशंस थी वो कांग्रेस की तरफ से थी। अभी वेवल प्लान में जो रिकमेंडेशंस हैं वो तमाम किसकी तरफ से हैं? ब्रिटिशर्स की तरफ से। इट फेल, ये भी फेल हो गया ड्यू टू फेलियर ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। एज यूजुअल जैसे 1940 के बाद तमाम मिशन, तमाम प्लान फेल हो रहे थे और उस फेलियर का एक ही रीज़न था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पेज पर नहीं आ रहे थे और इनके दरमियान किसी भी तरह का जो अग्रीमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। Okay, next is background. British Empire was facing different challenges in World War II, so they decided to grant freedom to their overseas colonies like India. जितनी भी overseas colonies थी ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम उनको फ्रीडम दे देंगे और किन कंडीशंस के बेस पर देंगे वो भी सारी मेंशन की गई। तो कॉलोनी इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इन अक्टूबर 1943 लॉर्ड वेवल गवर्नर जनरल जो थे, ही अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व द इंडियंस प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनकी खुद की कम्युनिटीज़ के दरमियान भी, और जो भी उनका प्रॉब्लम है ब्रिटिश के साथ, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ऑन जून 14, 1945 ही ब्रॉडकास्टेड द वेवल्स प्लान, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स प्रपोजल। तो लॉर्ड वेवल ने वहाँ पर डिफरेंट कैबिनेट मेंबर्स के साथ, जो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, उनके साथ सब कुछ डिस्कस किया और एक ब्रॉडकास्ट किया एक प्लान, वेवल प्लान, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स प्रपोजल। इस प्रपोजल में क्या रिकमेंडेशंस थी उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई शिमला में इन जून 1945। जून 1945 को जो समर कैपिटल था ब्रिटिशर्स का शिमला, तो वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। किसकी? तमाम कम्युनिटीज़ जो भी थी, मुस्लिम्स, हिंदूज एंड अदर, उन सब के लीडर्स को बुलाया गया। की रिकमेंडेशंस ये थी वेवल्स के की प्रपोजल। दो बेसिक रिकमेंडेशंस थी उसकी। फर्स्ट तो ये कि उन्होंने कहा कि हम रीबिल्ड करेंगे एग्जेक्टिव गवर्नर जनरल काउंसिल को, राइट, कि जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स हैं उनको हम रीबिल्ड करेंगे, चेंज करेंगे। अब एग्जेक्टिव काउंसिल मेंबर जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? इंडियंस होंगे। अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि तमाम जो सेल्फ गवर्नमेंट इसी तरह से होगी कि तमाम जो नेटिव इंडियंस जो हैं वो उसके मेंबर्स हों, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, कि इन दो पोस्ट के साथ कोई भी रिकन्सिडरेशन नहीं की जाएगी। बाकी तमाम मेंबर्स एग्जेक्टिव काउंसिल के कौन होंगे? इंडियंस होंगे, राइट। ये बात तो कह दी गई, ठीक है, इसको ये अंडरस्टूड बात है कि सही है। ये वो चेंज करना चाह रहे थे कि हाँ, हम गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो तमाम इंडियंस, नेटिव इंडियंस को बना देंगे। सिर्फ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जो हैं वो क्या होंगे? ब्रिटिश के होंगे। सेकंड, जो गवर्नर जनरल वुड कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द पार्टी। फिर उन्होंने कहा कि हम गवर्नर जनरल जो है वो मीटिंग बुलाएगा पार्टी लीडर्स की, द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड लीड, टू प्रपोज नेम्स ऑफ द न्यू मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, कि वो काउंसिल के, एग्जेक्टिव काउंसिल के न्यू मेंबर्स के क्या करें? नेम बताएंगे हमें। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम था कि ठीक है, नेम तो दे दिए जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू रिलीजन, मतलब कुछ मेंबर्स मुस्लिम मेंबर्स होंगे और कुछ मेंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? हिंदू मेंबर्स होंगे। बिकॉज मुस्लिम जो थे ये सबसे लार्जेस्ट मिनॉरिटी थी इन सब कॉन्टिनेंट, कि जितनी भी मिनॉरिटीज़ थी उनमें से लार्जेस्ट मिनॉरिटी कौन थे? मुस्लिम्स थे। तो अब मुस्लिम तो कांग्रेस के भी मेंबर थे। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम्स या रिलीजन की बेस पर ये नेम प्रपोज किए जाते काउंसिल में, तो बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स कांग्रेस से भी आ सकते थे टू रिप्रेजेंट मुस्लिम्स, और मुस्लिम लीग के तो फिर मेंबर्स थे ही मुस्लिम सारे के सारे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एक तरह से मुस्लिम लीग के लिए, कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स तो मुस्लिम ही हैं, अगर रिलीजन की बेस पर ये रिप्रेजेंटेशन देनी है, एग्जेक्टिव काउंसिल मेंबर्स बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदूज या मुस्लिम्स, तो हिंदूज की जो पार्टी है कांग्रेस, उस कांग्रेस के अंदर भी कितने सारे क्या मौजूद हैं? मुस्लिम्स मौजूद हैं। तो फिर कुछ मुस्लिम सीट तो किसके पास ही चली जाएंगी? कांग्रेस के पास ही, राइट। तो ये बहुत बड़ा इशू था, एक ड्रॉबैक था इस वेवल प्लान का, जो किसके सामने था? मुस्लिम लीग के सामने। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि 21 पॉलिटिकल इंडियन लीडर्स के वहाँ पर टू डिस्कस द वेवल प्लान। तो इसीलिए ये मुस्लिम्स और हिंदूज के रिलीजन की बेस पर भी जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो कांग्रेस ने उन्हीं को अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा वहाँ पर। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गए वहाँ पर? मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। तो फिर क्या हुआ इसके नतीजे में? ये जो रिकमेंडेशंस वेवल की तरफ से दी गई कि ठीक है, एग्जेक्टिव जो सारे डिसीजन लेती है एक कंट्री के, स्टेट के, तो उसके मेंबर्स हम अब ब्रिटिश के बजाय क्या बना देंगे? इंडियंस बना देंगे, नेटिव इंडियंस,
लेकिन गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ जो है वो ब्रिटेन का ही होगा। और जो भी अब जो लीडर्स, जो पार्टी लीडर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे मिलके कि उन काउंसिल के मेंबर्स के नेम्स क्या होंगे और वो मेंबर्स मुस्लिम्स होंगे या फिर क्या होंगे, हिंदूज होंगे। तो उसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। कन्वीन टू अग्री ऑन वेवल प्लान फॉर इंडियन सेल्फ रूल। तो ये यहाँ पर वेवल प्लान पर अग्री हो गए मुस्लिम्स, और जो हिंदूज थे वो तमाम लोग इस चीज़ पर अग्री हो गए कि ठीक है हम वेवल प्लान को मान लेंगे कि बिकॉज ये इंडियन सेल्फ रूल की बात कर रहा है। बट टॉक्स केम टू हाल्ट ओवर द इशू ऑफ सिलेक्टिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सबसे बड़ा इशू वही जो हमने पीछे डिस्कस किया वो था मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने का था। कायद आज़म ने कहा कि नॉन लीग मुस्लिम के जो कोई भी नॉन लीग यानी मुस्लिम लीग का जो पार्टिसिपेंट नहीं होगा वो किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कायद आज़म इंसिस्टेड ऑन मेकिंग परमानेंट सोल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान फर्स्ट। उसके अलावा कायद आज़म ने कहा कि ठीक है आप ये थोड़े बहुत सोल्यूशन ऐसे आप देते रहें और कुछ ब्रिटिश कंट्रोल करें और कुछ यहाँ पर नेटिव इंडियंस कंट्रोल करें। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स करने की बजाय आप एक परमानेंट सोल्यूशन बनाएं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और जिसमें पाकिस्तान को आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये कायद आज़म की डिमांड थी। जो जिस डिमांड की वजह से फेलियर हुआ इस वेवल प्लान का वो यही था कि कायद आज़म की ये डिमांड थी कि कोई भी ऐसा मुस्लिम जो मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेंट नहीं है वो किसी भी तरह से मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के अंदर से काफ़ी सारे मुस्लिम्स आ जाएंगे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर मुस्लिम लीग का जो काज है, उनका जो एजेंडा है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सोच थी किसकी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और उनकी ये व्यू पॉइंट था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और वो इस चीज़ पर रेजोल्यूट रहे कि नॉन लीग का जो मेंबर है, नॉन लीग कोई भी ऐसा मेंबर जो मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेंट नहीं है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वेवल प्लान। तो एक्चुअल वही जैसा हमेशा हो रहा था 1940 के बाद कि वाइसरॉय ने इस चीज़ पर जो है वो नहीं, वो इस चीज़ पर अग्री हुआ कि जस्ट मुस्लिम लीग का ही मेंबर मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इशू एंड फाइनली कंपेल्ड टू अबैंडन हिज प्लान, और उसका प्लान खत्म हो गया। फेलियर ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड वेवल प्लान, इट वाज एंडेड ऑन जुलाई 14 को ये खत्म हो गई। मेनली रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस टू रिकॉग्नाइज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज सोल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन मुस्लिम्स। एक ही डिमांड थी कायद आज़म की कि अगर आपको ठीक है आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेटिव इंडियन के मेंबर्स को इंक्लूड करना है, तमाम मेंबर्स आपने नेटिव इंडियन के बनाने हैं, तो मुस्लिम की रिप्रेजेंटेटिव जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट कौन करेगी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अगर आप मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन और पार्टीज को भी कहेंगे तो फिर इस तरह से मुस्लिम्स की सोल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं रहेगा, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए कायद आज़म इस चीज़ पर अग्री नहीं हुए। ब्रिटिश प्रेस हो चाहे वो हिंदू प्रेस हो, उन सब ने इस चीज़ का ब्लेम किसको दिया, कायद आज़म को, फॉर फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। जो ये एक तरह से ये जो सब ये हो रहा था 1940 के बाद, ये तमाम इंसिडेंट्स मुस्लिम्स का इस चीज़ पर रेजोल्यूट रहना कि हमें अलग कंट्री चाहिए, हम मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन जस्ट मुस्लिम्स को ही दी जाए। तो इस चीज़ का ब्लेम उस टाइम के न्यूज़पेपर ने भी किसको दिया, कांग्रेस लीडर्स को, कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौरान जो उन्होंने सलूक रखा मुस्लिम्स के साथ, ये सब उसका नतीजा था कि मुस्लिम्स अब किसी और बात पर नहीं आ रहे थे सिवाय अलग स्टेट के और सिवाय मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस के, कि हर जगह वो किसी भी तरह से हिंदू रिप्रेजेंटेशन को डोमिनेंट नहीं होने देना चाहते थे किन पर, मुस्लिम्स पर। बिकॉज फिर अगर इस तरह से हिंदू लीडर्स डोमिनेंट हो जाते मुस्लिम्स पर, तो जिस तरह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के जो 2 years गुजरे थे उसी तरह से बाकी के तमाम साल भी मुस्लिम के गुजरते, जो कि अनबियरेबल था फॉर मुस्लिम्स एंड एज वेल एज मुस्लिम लीडर्स। एट द एंड लीग डिमांडेड फ्रेश जनरल इलेक्शंस। फिर जब कुछ भी नहीं हुआ, वेवल प्लान की जो रिकमेंडेशंस थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की, और उसके बाद उन्हीं पार्टीज़ की सिलेक्शन की उन मेंबर्स की, जब ये कामयाब नहीं हुआ तो मुस्लिम लीग ने फिर ये डिमांड किया कि ठीक है जनरल इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो आप ऐसा करें आप जनरल इलेक्शंस करवाएं ऑल पार्टीज़। उसके बाद फिर जब कांग्रेस को भी लगा कि नहीं इस पर नहीं आ रहे मुस्लिम्स भी, तो कांग्रेस और बाकी की तमाम जो कम्युनिटीज़ थी, अदर कम्युनिटीज़ जो भी रिलीजन से वो ताल्लुक़ रखते थे, तमाम लोगों की एक ही डिमांड थी कि जनरल इलेक्शंस करवाए जाएँ सब कॉन्टिनेंट में। सो इलेक्शंस हेल्ड इन जनरल इलेक्शन ऑफ 1945 to 1946 एस्टॉनिश्ड एवरीबॉडी। जो मुस्लिम लीग है उसने बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग विक्ट्रीज हासिल हुई, स्वेप्ट ऑल मुस्लिम सीट्स इन सेंट्रल असेंबली एंड कैप्चर्ड 428 आउट ऑफ 492 मुस्लिम सीट्स। जैसा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कांग्रेस रूल के दौरान जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें मुस्लिम लीग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट के ड्यूरेशन में जब पाकिस्तान के लिए कोशिश की जा रही थी तो मुस्लिम लीग ने
मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने ये साबित किया कि मुस्लिम लीग ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, मुस्लिम्स की। तो 492 में से 428 सीट्स जो हैं उन जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने जीत ली। इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सेंट्रल असेंबली में भी अच्छा परफॉर्म किया और प्रोविंशियल असेंबली में भी। नाउ द लीग्स क्लेम टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम इंडिया वॉज फुली विंडिकेटेड, कि अब ये चीज़ तमाम लोग समझ गए थे, ब्रिटिशर्स भी और कांग्रेस भी और बाकी के तमाम मुस्लिम्स भी जो कांग्रेस की सपोर्ट में थे, कि मुस्लिम्स की एक ही रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है और वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब किस तरह से पाकिस्तान बनने के लिए फिर ब्रिटिशर्स अग्री हो गए और कैसे उन्होंने फिर सारी जो बाउंड्रीज हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया और कैसे पाकिस्तान और इंडिया बने, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम प्री पार्टीशन हिस्ट्री को इंसिडेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी का ये हमारा आफ्टर वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्री पार्टीशन के सब नोट्स जो पाकिस्तान अफेयर्स की प्री पार्टीशन की हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनके तमाम नोट्स ये प्री पार्टीशन की हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये 1946 का इंसिडेंट है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिसकी 2 और वीडियोस होंगी तो उसके बाद हम इसके तमाम नोट्स जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो लेक्चर है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था वेवल प्लान को, तो वेवल प्लान जो है उसमें जो भी रिकमेंडेशन दी गई वो ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग उस पर अग्री कर पाए, मतलब उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो डिसअग्री कर दिया उससे वेवल प्लान से, और वेवल प्लान जो है वो फेलियर हुआ बाकी तमाम प्लान्स की तरह सब कॉन्टिनेंट में। इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन प्लान का इंट्रोडक्शन, देन बैकग्राउंड और उसके बाद इसकी तमाम जो प्रपोजल थे, इस प्रपोजल के अंदर जो जो रिकमेंडेशंस थी और फिर उसको एक्सेप्ट किया गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से, तो उसको हम जो है इस वीडियो में हेडिंग वाइज जो है उसको स्टडी करेंगे। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, हाई पावर्ड मिशन सेंट टू इंडिया बाय द एटली गवर्नमेंट इन फेब 1946। क्लेमेंट एटले जो है उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मिशन भेजा कहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, इन फेब 1946। उस कैबिनेट उसके जो मेंबर्स थे उस मिशन के 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स थे। जिस तरह से अभी अगर पाकिस्तान की बात करें हम, तो पाकिस्तान में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स थे। इसीलिए इस मिशन प्लान का नाम कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रखा गया, बिकॉज जो 3 मेंबर्स थे इस मिशन में जिन्होंने प्लान लेके आना था इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में, तो वो सब क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स थे। तो ये उनके नेम हैं, ये आपके MCQs के लिए, और उसके अलावा PMS में जो फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं उसके लिए ये नेम इंपॉर्टेंट हैं। उनका मकसद क्या था कि पीसफुल ट्रांसफ़र करें किसकी, पार की टू इंडिया। आफ्टर वर्ल्ड वार 2, जो वर्ल्ड वार 2 है 1945 में एंड हो चुकी थी, और अब जो है वो ब्रिटिशर्स चाहते थे बस किसी भी तरह से जल्दी से हम कॉलोनी में जो पार है वो ट्रांसफ़र करके और यहाँ से चले जाएं, बिकॉज वहाँ पर उनके अपने कंट्री की हालत, अपनी स्टेट की कंडीशन जो है वो उस टाइम पे ठीक नहीं थी वर्ल्ड वार 2 की वजह से। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन प्लान, अगर हम वेवल प्लान को देखें जो लास्ट वीडियो में जिसको हमने डिस्कस किया था उसका रिकैप अगर करें, तो वेवल प्लान में भी जो इंडिया में मौजूद 2 बेसिक पार्टीज थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी भी तरह से एक पेज पे नहीं आ रहे थे, बिकॉज मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस के ग्रीवेंसेस ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। इसकी बेसिक वजह है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, जिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के ड्यूरेशन में जब कांग्रेस जो है वो पार में थी, गवर्नमेंट में थी, उस टाइम पे उन्होंने मुस्लिम्स के साथ जो बिहेव किया, उसके बाद मुस्लिम्स जो हैं वो किसी भी तरह से अपनी, जब तक उस कंडीशन को नहीं, 1940 के बाद, लाहौर रेजोल्यूशन के बाद, जब तक पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने कहा हम किसी भी तरह कोई भी बात और कोई भी प्लान एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस प्लान में पाकिस्तान के बनने की बात नहीं की जाएगी। तो यही रीज़न थी कि डिफरेंट प्लान्स आए 1940 के बाद, जैसे कि वेवल प्लान था और अब उसके बाद ये कैबिनेट मिशन प्लान। उसके अलावा कांग्रेस ने खुद एक CR फॉर्मूला जो है वो उसको प्रेजेंट किया, जिसको हमने गांधी जना टास्क में भी डिस्कस किया था। तो कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा था, बिकॉज कायदे आज़म जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उस टाइम पे, उनकी एक ही डिमांड थी कि हमें अलग स्टेट दी जाए, बिकॉज हिंदूज मेजॉरिटी में है यहाँ पर। अगर ब्रिटेन पावर ट्रांसफ़र करता भी है अगर इंडिया में इंडियन के नेटिव पीपल को, तो जो गवर्नमेंट है वो एब्सोल्युटली सेंटर में किसकी बनेगी, हिंदूज की।
तो हिंदूस की गवर्नमेंट के अंडर मुस्लिम्स नहीं यहाँ पर आज़ादी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ नहीं रह सकते। वो 2 इयर्स में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के 2 इयर्स थे उसमें उन्होंने देख लिया था कि क्या सलूक किया जाता है मुस्लिम्स के साथ। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम देखेंगे कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी और कैसे अब जो है वो वर्बली तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है, अब रिटर्न भी हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, तो कैसे जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग वर एट ऑड्स ऑन एवरी इशू। जैसे पहले ही बताया कि इनके आपस की ग्रीवेंसेस ही खत्म नहीं हो रहे थे। कांग्रेस ये चाहती थी कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिकॉज दे न्यू डैट के सेंटर में एब्सोल्युटली कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। मुस्लिम लीग वांटेड स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स दी जाए। बोथ पार्टीज हैड सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। उसके अलावा इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, बिकॉज रिलीजन, जब एक रिलीजन ही डिफरेंट है उस बेसिस पर डिफरेंसेस तो आएंगे ही। अनेबल टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, द मिशन इशूड इट्स ओन सेट ऑफ प्रपोजल इन मई 1946। आफ्टर फेलियर ऑफ वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, ये कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में। ऑन मार्च ऑफ 1946 कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन दिल्ली। डिस्कशन वाज ऑन द टॉपिक ऑफ, किस पे डिस्कशन थी, एक तो इंटरिम गवर्नमेंट पे कि हाँ अगर ब्रिटिशर्स जाते हैं यहाँ से तो उस ड्यूरेशन में जो इंटरिम गवर्नमेंट है अभी इसके बाद वो किस तरह से होगी, और प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटिशर्स के यहाँ से जाने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा नेक्स्ट वो किस तरह से होगा पावर ट्रांसफर के बाद इंडिया में, कि जो नेटिव इंडियंस हैं अगर उनकी गवर्नमेंट होगी तो क्या प्रोसीजर होगा फिर इनके कॉन्स्टिट्यूशन का। इस मिशन प्लान में ब्रिटेन इस चीज़ पर अग्री थे कि पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और पावर ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा इस चीज़ को डिस्कस करना था कैबिनेट मिशन प्लान में। ओके, प्रपोजल जो था कैबिनेट मिशन प्लान का उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या रिकमेंडेशंस दी गई कैबिनेट मिशन की तरफ से फॉर इंटरिम गवर्नमेंट एंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ देयर आर प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन प्लान के क्या पॉइंट्स थे, क्या प्रपोज किया उन्होंने, कौन सी रिकमेंडेशंस दी किसको, नेटिव इंडियंस को, कि किस तरह से उनके जाने के बाद पावर ट्रांसफ़र के बाद किस तरह से वो यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे एंड देन कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अभी भी पार्टीशन की कोई भी बात नहीं थी, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि 1946 तक अभी पार्टीशन का कोई भी डिस्कशन नहीं था। तो आफ्टर 3 वीक्स लेंथी डिस्कशन हुई, कैबिनेट मिशन मेंबर्स ने प्रपोज की अपनी रिकमेंडेशंस। उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट उन्होंने कहा कि यूनाइटेड इंडिया रहेगा, डोमिनियन जो स्टेटस है स्टेट का वो वैसे ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, किसी भी तरह से कोई भी न्यू स्टेट नहीं बनाई जाएगी, नो पाकिस्तान। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जैसे हम अपनी लास्ट तमाम वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं, तमाम काउंसिल एक्ट्स में हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट को अंडरस्टैंड किया था, तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पर अब कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो मिनॉरिटीज़ के लिए था उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। 3 मेन रिकमेंडेशंस थी जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो प्रोविंशियल ग्रुपिंग पे दी, सेकंड जो दी वो थी प्रिंसली स्टेट्स पर, और थर्ड रिकमेंडेशन थी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। ये 3 मेन रिकमेंडेशंस थी कैबिनेट मिशन प्लान की। अब किस तरह से उन्होंने प्रोविंशियल ग्रुपिंग कैसे की, प्रिंसली स्टेट्स को क्या करने को कहा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किस तरह से उसको डिज़ाइन किया। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग है उसमें कौन थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अभी जो करंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 शामिल थे, और इनमें डिफरेंट प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी कंप्लीटली, बल्कि उनको प्रिंसेस ही रूल कर रहे थे, जो भी प्रिंस और राजा, जो भी महाराजा थे, प्रिंसली स्टेट्स को वो ही रूल कर रहे थे। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि कुछ प्रोविंसेस थे वहाँ पर, ज़्यादातर प्रोविंसेस थे। अगर आप मैप निकाल के देख लें 1946 के टाइम का तो आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उस टाइम पे कुछ प्रोविंसेस थे वहाँ पर, ज़्यादा तादाद प्रोविंसेस की ही थी, जैसे अभी जो पाकिस्तान में है या कुछ बांग्लादेश में है, ये तो कम्प्लीटली प्रोविंसेस ही थे। कुछ थोड़ा सा NWFP का एरिया था जो प्रिंसली स्टेट था, और जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर जो है वो क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। साथ ग्रुप प्रोविंसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, बट प्रिंसली स्टेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, अभी जो करंट मौजूदा इंडिया है वहाँ पर थी। तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश के अंडर नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंप्लीट उनके अंडर नहीं थी। प्रोविंसेस कंप्लीटली किनके अंडर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और वहाँ पर उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था जो 1935 का एक्ट था। कि अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग किस तरह से की गई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, अगर हम अब देखें प्रोविंशियल ग्रुपिंग की, तो हम अगर बात करें यहाँ पर, अब मैप तो नहीं दिखा रहे, बट आप साथ ही टॉपिक को डिस्कस करते हुए साथ मैप भी ओपन कर सकते हैं 1946 के टाइम पे जो सब कॉन्टिनेंट का था।
तो आप देख सकते हैं वहां से कि प्रोविंसेस जो हैं वो उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया फ्रॉम कैबिनेट मिशन। उन्होंने कहा कि हम प्रोविंस को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। आप इसको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी कह सकते हैं। ग्रुप ए में शामिल किया गया मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी और उड़ीसा को। ग्रुप बी में शामिल किया गया पंजाब, NWFP, सिंध एंड बलोचिस्तान। और ग्रुप सी में इंक्लूड किया गया बंगाल और असम को। यही टोटल प्रोविंसेस थे जो उस टाइम पे मौजूद थे सब कॉन्टिनेंट में। बाकी तमाम क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स थी। ये जो ग्रुप ए में जितने भी प्रोविंसेस को शामिल किया गया वो तमाम हिंदू मेजोरिटी थे। और उसके बाद ग्रुप बी में जिनको शामिल किया गया वो मुस्लिम, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों मुस्लिम मेजोरिटी थे, लेकिन इन लैंड का कनेक्शन नहीं था इन दोनों ग्रुप्स के साथ। मतलब बंगाल और असम जो करंट अभी बांग्लादेश है वहां पर थे, और पंजाब, NWFP, सिंध और बलोचिस्तान ये सारे अभी मौजूदा पाकिस्तान में आ रहे थे। ये 3 ग्रुप्स बना दिए गए फ्रॉम कैबिनेट मिशन मेंबर्स। अब इन ग्रुप्स, इन प्रोविंसेस के ग्रुप्स बनाने का मकसद क्या था? क्यों ये ग्रुप्स बनाएंगे? कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा गया कि जो हर प्रोविंस है वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। देन जो हर ग्रुप है वो अपने ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और तमाम ग्रुप्स मिलके फिर किसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे? यूनियन का। मतलब जितने भी प्रोविंसेस थे, तमाम के तमाम प्रोविंसेस, चाहे वो हिंदू मेजोरिटी एरिया में है या मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिजाइन करेंगे। देन जो ग्रुप हैं 3 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, वो तमाम ग्रुप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फिर उसके बाद सारे ग्रुप्स जो हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स ने 3 टायर फेडरेशन बनाने की कोशिश की थी, जिसमें प्रोविंसेस को सबसे ज्यादा पावर दी गई, देन सेक्शन और ग्रुप को दी गई, और उसके बाद किसको दी गई? सबसे ज्यादा वीक जो है यहाँ पर क्या था? यूनियन। ये चीज तो मुस्लिम लीग के लिए बेनिफिट थी कि ठीक है यूनियन इतना मजबूत नहीं होगा, बिकॉज मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि प्रोविंसेस को स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया कि कैसे ग्रुप होंगे और वो ग्रुप्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे खुद से बनाएंगे, और प्रोविंसेस के पास बहुत ज्यादा पावर्स रख दी गई, तो मुस्लिम लीग की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग, उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग प्रोविंसेस ही कैबिनेट मिशन प्लान में क्या थे? स्ट्रांग थे। और यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इतनी मजबूत नहीं थी। उसके बाद ये कहा गया कि एनी प्रोविंस कैन रिकंसिडर देयर पार्टिसिपेशन इन एनी ग्रुप एंड कैन चेंज देयर ग्रुप आफ्टर 5 years। उसके बाद ये भी बात कर दी गई कि 5 साल के बाद अगर कोई प्रोविंस चाहे तो वो अपना ग्रुप भी चेंज कर सकता है। मतलब असम अगर चाहे तो वो ग्रुप ए में जा सकता है, और अगर पंजाब या NWFP चाहे तो वो ग्रुप ए या सी दोनों का पार्ट बन सकते हैं बी से चेंज करके। तो ये प्रोविंसेस को पावर दे दी गई कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेसिफिक ग्रुप का पसंद नहीं आ रहा, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो आफ्टर एवरी 5 years आप क्या कर सकते हैं? अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी ग्रुपिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ग्रुप ए, बी, सी किसी का भी क्या कर सकते हैं? आप पार्ट बन सकते हैं। आफ्टर अब ये किस तरह की रिकमेंडेशंस थी कैबिनेट मिशन प्लान की, तो इन कैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ये पसंद आई या नहीं, इनको हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और जो है पावर दे दी गई कि आफ्टर 10 years एनी ग्रुप और प्रोविंस कैन डिमांड टू चेंज द यूनियंस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रोविंसेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि ये कहा गया कि 10 years के बाद कोई भी ग्रुप या कोई भी प्रोविंस, जस्ट एक ही प्रोविंस अगर उठ के कह दे कि हाँ यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज किया जाएगा। ये इतनी पावर्स दे दी गई किसको? प्रोविंसेस को। अब ये बात तो हो गई ग्रुपिंग सिस्टम की। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कहा गया कि प्रोविंशियल असेंबली और प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो शामिल हो जाए अंडर ब्रिटिशर्स, मतलब वो किसी भी ग्रुप का पार्ट बन जाए, और चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रहना अगर चाहें तो वो वैसे रहे। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स लिए जाएंगे, और प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं तमाम प्रोविंसेस की, वहां से 293 मेंबर्स लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और ये तमाम मिलके यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही डिजाइन करेंगे, और इंटरम जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनेगा या इंटरम किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी, इसको भी यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिजाइन करेगी। जो डिफरेंट प्रोविंसेस की जो असेंबलीज हैं इस टाइम पे, वो और प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स 93 मेंबर्स हैं, ये तमाम मिलके अभी ये डिसाइड करेंगे कि अभी गवर्नमेंट कैसे रन होगी आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पावर, और उसके बाद जो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविंसेस और जो ग्रुप्स मिलकर बनाएंगे तो उनको जो है वो ओके करेगी। वो कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी। और उस असेंबली के मेंबर्स कौन होंगे? प्रोविंशियल असेंबली के कुछ मेंबर्स होंगे और प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स होंगे, और जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होंगे वो तमाम प्रोविंसेस की अकॉर्डिंग टू क्या होंगे? पॉपुलेशन सेलेक्ट किए जाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान की ये सेकंड रिकमेंडेशन थी। अब प्रिंसली स्टेट्स के बारे में और क्या कहा गया उसको अब हम डिस्कस करेंगे।
प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ये कहा गया कि दे हैव ऑल सब्जेक्ट एंड रेजिड्यूरी पावर्स, के सारे सब्जेक्ट्स पर जो जितनी भी रेजिड्यूरी पावर्स भी हैं वो सब कुछ प्रिंसली स्टेट्स की अपनी ही होंगी। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होंगे ब्रिटिशर से, एंड दे कैन ज्वाइन इंडियन यूनियन और मेक एन अग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये चाहें तो इंडियन यूनियन के साथ इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें, जिस ग्रुप को भी ये चाहें, या फिर भी अगर ये अग्रीमेंट करना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तो ये वो कर लें। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर तरह से प्रिंसली स्टेट्स के हर इकदाम को वो जो है वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। अब ये तो 3 रिकमेंडेशंस दे दी कैबिनेट मिशन प्लान ने कि पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। ग्रुपिंग जो है खुद ही कर दी उन्होंने प्रोविंसेस की भी, और प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी ये कह दिया कि ठीक है आप इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान की सक्सेस के पीछे एक ही चीज़ थी, वो थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अग्री हो जाएं इस पे। अब फर्स्ट पे क्या हुआ कि अब इसमें जो फर्स्ट एक चीज़ जो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद आई, कांग्रेस के लीडर्स ने, हिंदूज़ ने, सब ने इस चीज़ पर बड़ी खुशी जाहिर की कि क्या हुआ है कि पाकिस्तान का नेम नहीं लिया गया या सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड नहीं किया गया कैबिनेट मिशन प्लान में किसी भी तरह से। तो सो इंडियन नेशनल कांग्रेस शोड डिलाइट एज नेहरू कमेंटेड, नेहरू जो थे उस टाइम पे उनके लीडर, उन्होंने ये कमेंट किया कि पाकिस्तान ऑफ मिस्टर जनास कंसेप्शन रिसीव्स अ स्टेट बरियल इन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैबिनेट मिशन, कि कैबिनेट मिशन ने किस तरह से जो जनाह का कंसेप्ट था एक अलग स्टेट का उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस को शायद और कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरह से ग्रुपिंग करके और ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान बन सकता है, जिस तरह से कायदे आज़म ने जिससे पहले सोचा था। तो ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची बिल्कुल भी। उनके ख्याल में ये था कि अब मुस्लिम लीग किसी भी तरह से इस कैबिनेट मिशन प्लान को क्या करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की पार्टीशन की बात नहीं की गई। लेकिन कांग्रेस की जो कंसेप्शन थी उसके बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आया। तब वो बिल्कुल जो है वो ये उनके लिए परेशानी वाली बात हो गई। बट व्हेन लीग अप्रूव्ड द प्लान देन द लीडर ऑफ द कांग्रेस हु व्यूड द प्लान एज डेथ नल फॉर आइडिया ऑफ पाकिस्तान, मतलब वही लीडर्स जो पहले ये देख रहे थे कि ये तो पाकिस्तान बनने से पहले ही ख़त्म कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान ने, तो अब वही जो प्रेस है अब उस टाइम पे हिंदूज़ का, वो कांग्रेस लीडर्स को इस चीज़ पर अग्री कर रहा था कि आप इस प्लान को रिजेक्ट कर दें, बिकॉज मुस्लिम लीग ने इस प्लान को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब एक ही चीज़ थी, तमाम प्लान्स इसीलिए अभी तक सब कॉन्टिनेंट में कामयाब नहीं हो रहे थे कि कभी कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं करती थी और कभी मुस्लिम लीग उसको सपोर्ट नहीं करती थी। कैबिनेट मिशन प्लान को भी एक्सेप्ट करने के पीछे कायदे आज़म की ही जो एक विजन था, उनका एक विजनरी लीडर थे, वो बहुत फ्यूचर का जो है वो आगे देख रहे थे। एंड उन्होंने क्या किया कि इसको एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज कैबिनेट मिशन प्लान में यूनियन को तो इतनी पावर दी ही नहीं गई, प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा पावर दी गई। तो कायदे आज़म ने कहा कि ठीक है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो मुस्लिम्स के जो राइट हैं उनको हम सपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम की मेजॉरिटी है वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट होगी, और यूनियन तो इतना मजबूत होगा ही नहीं जैसे जिस टाइम पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के टाइम पे था। कांग्रेस लीडर्स को ये कहा कि आप प्लान को रिजेक्ट कर दें। कायदे आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया प्लान को बिकॉज ऑफ हिज फ्यूचर इनसाइट टू सी ग्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इन दिस प्लान, क्योंकि उनको इस प्लान में पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि ज़रूर जिस तरह का ये कैबिनेट मिशन प्लान दिया गया है, आल्दो कि इन्होंने इसमें अलहदा पाकिस्तान की बात नहीं की, लेकिन जिस तरह से प्रोविंसेस को सोल पावर्स दी गई हैं यूनियन से अलग करके, तो वो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ पर कायदे आज़म को इस चीज़ का था कि हाँ ज़रूर पाकिस्तान बन जाएगा। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया कि इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज मुस्लिम लीग ने इस प्लान को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। लास्ट है इसका कि रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन की फेलियर के पीछे क्या रीज़न थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने को सेंट्रल मैक्सिमम पावर चाहिए थी। अब देखें, ग्रुपिंग्स तो करनी थी ऑन रिलीजियस बेसिस कैबिनेट मिशन ने, तो कायदे आज़म की ये डिमांड थी कि अब इन ग्रुपिंग्स को चेंज ना किया जाए, मतलब ग्रुप ए, बी और सी ये कंपलसरी रहने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने बात की ब्रिटिशर से, उस कैबिनेट मिशन के मेंबर से, और उनसे पूछा या उनसे जिस तरह से भी उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि ये ग्रुपिंग जो है वो किसी भी तरह से चेंज हो सकती है। तो वो ग्रुपिंग की चेंजिंग के बारे में कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि हाँ ये ग्रुपिंग कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए जो है वो इसको किया है। तो कायदे आज़म को ये बात पसंद नहीं आई। तो फिर कायदे आज़म ने कहा कि अगर तो आप ये ग्रुपिंग ऐसे ही मस्ट रखते हैं जिस तरह से आपने बताया ग्रुप ए, बी और सी में जो जो प्रोविंसेस शामिल किए हैं, तो ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान को हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये सेफ गार्ड नहीं होगा मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए। तो देन रिकमेंडेशंस जो हैं दोनों ही पार्टीज़ ने फिर एक्सेप्ट नहीं की। देन केम अप विद प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो फिर इसके बाद अब ब्रिटेन के पास कोई भी ऐसा
ऑप्शन नहीं बचता था कि वो पार्टीशन ना करें सब कॉन्टिनेंट की। जो लास्ट सोल्यूशन था इस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करना ही था, और फिर ब्रिटेन ने किया इसको एक्सेप्ट और प्लान दे दिया कि हम अब पार्टीशन कर देंगे इंडिया की। और उस पार्टीशन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन वो इंडिया आए, और फिर किस तरह से सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई इन टू स्टेट्स एट दैट टाइम, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, 3rd जून प्लान और माउंटबेटन प्लान। बाय मिस्टेक हमने जो है वो पहले रेडक्लिफ अवार्ड को अपलोड कर दिया, बट ये 3rd जून प्लान जो है ये रेडक्लिफ अवार्ड से पहले का इंसिडेंट है। रेडक्लिफ अवार्ड में 2 जो प्रोविंसेस थे, बंगाल और पंजाब, इन दोनों की पार्टीशन, इन दोनों की डिवीजन के बारे में डिसाइड किया गया था। और माउंटबेटन प्लान जो है ये कंप्लीट एक जो पार्टीशन प्लान है वो माउंटबेटन प्लान में प्रिपेयर किया गया था। इससे पहले हमने कैबिनेट मिशन प्लान को स्टडी किया था जो फेल हो गया। मतलब 1940 के बाद से जो कुछ भी जिस तरह से ब्रिटिशर्स और हिंदूज ने कोशिश की कि मुस्लिम इस चीज़ पर रेडी हो जाएं कि हम एक साथ रहेंगे, मिल के रहेंगे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बट मुस्लिम्स इस चीज़ पर नहीं अग्री थे बिकॉज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। तो जो 2 इयर्स थे वो मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारे थे अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट। तो इसलिए मुस्लिम अब नहीं चाहते थे कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो, बिकॉज दे न्यू दैट के हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, तो फिर नेक्स्ट भी इन्हीं की सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी। सो 3rd जून प्लान वॉज अबाउट इंडिपेंडेंस प्लान। तो जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वॉइसरॉय थे, इंपॉर्टेंट MCQs है कि लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ही प्रपोज्ड अ प्लान टू ट्रांसफर पार्ट टू इंडिया, कि इस तरह से हम पार्ट जो है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सो इस ट्रांसफर के नतीजे में पाकिस्तान एंड इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड एट मिडनाइट ऑन 14th and 15th of August 1947. Lord Mountbatten was the first Governor General of independent India and Muhammad Ali Jinnah as first Governor General of Pakistan. Important MCQ है कि इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो कोई इंडियन नहीं बल्कि कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ही वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए, और जो जैसे रेडक्लिफ अवार्ड को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि रेडक्लिफ अवार्ड में किसकी डिवीजन की गई थी, बंगाल और पंजाब की। तो उसके लिए सर साइरल रेडक्लिफ जो है वो आए यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से, और उन्होंने बाउंड्रीज वगैरह डिसाइड की कि ये बाउंड्रीज पाकिस्तान के पास होंगी और ये बाउंड्रीज यहाँ तक का जो रीजन है वो किसके पास होगा, इंडिया के पास होगा। तो बैकग्राउंड है अब ये 3rd जून प्लान को क्यों प्रिपेयर करना पड़ा, वाई, और ये क्यों मतलब माउंटबेटन प्लान बना। विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिशर्स वांटेड टू लीव इंडिया एज सून एज पॉसिबल। वो चाहते थे कि वो जल्दी से इंडिया छोड़ जाएं, बस बिकॉज उनकी खुद की जो कंडीशन है अपने खुद के कंट्री में वो उनकी ठीक कंडीशन नहीं थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका था इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। दे ट्राई टू क्रिएट कंप्रोमाइज़ बिटवीन बोथ पार्टीज़। वो चाहते थे कि पार्टीशन ना हो बल्कि एक ही जगह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रहें और मतलब वो अपनी कंटिन्यू करें नेक्स्ट। बट इन वेन ब्रिटिश अनाउंस्ड अ प्लान ऑन 3rd जून 1947 टू पार्टीशन इंडिया इनटू 2 स्टेट्स। मुस्लिम्स किसी भी तरह से इस चीज़ पर अग्री नहीं थे कि एक ही कंट्री, एक ही रहने दिया जाए सब कॉन्टिनेंट को, और फिर उसके बाद जो भी डेमोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग सारी गवर्नमेंट बनी। तो ऐसा मुस्लिम नहीं चाहते थे। मुस्लिम चाहते थे वो उनको हिंदूज के अंडर नहीं रहना था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के 2 इयर्स में वो देख चुके थे कि क्या कंडीशन होती है उनकी अंडर हिंदूज गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने तमाम प्लान्स को रिजेक्ट कर दिया। सो ब्रिटिशर्स ने फिर 3rd जून 1947 को इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का प्लान जारी किया। अब उस प्लान में क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्रिपरेशन ऑफ 3rd जून प्लान है। द प्लान वॉज फाइनलाइज्ड एट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 1947। नेहरू जो है वो ही वॉज फ्रेंड ऑफ माउंटबेटन, तो उसने वो पहले देखा, उसको रिजेक्ट कर दिया। माउंटबेटन आस्क वीपी मेनन प्रेजेंट न्यू प्लान। नेहरू ने अगेन उसको एडिट किया एंड देन दिस प्लान अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। वीपी मेनन वॉज ओनली हिंदू लीडर या ओनली आप ये कह सकते हैं नेटिव इंडियन लीडर था जो इस कमीशन में शामिल था जिसने 3rd जून प्लान प्रेजेंट किया। तो अगेन नेहरू को ये दिखाया गया और नेहरू ने इसको एडिट किया एंड देन ये विदाउट कंसेंट और विदाउट एनी सिग्नेचर बाय एनी मुस्लिम लीडर और एनी अदर लीडर, ये जो है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। देन प्लान वॉज मेड पब्लिक ऑन June 3rd, thus known as the June 3rd प्लान। उस डेट की वजह से जिस टाइम पे इसको पब्लिक किया गया और बताया गया कि इस तरह से पार्टीशन होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, June 3rd प्लान। सो नाउ वी विल डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ 3rd जून प्लान कि 3rd जून प्लान में क्या क्या बात की गई और किस चीज़ का प्रॉमिस किया गया। फर्स्ट तो ये कहा गया फर्स्ट नंबर पे 2 स्टेट्स। उस 3rd जून प्लान में ये अनाउंस किया गया कि 2 स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड विद डोमिनियन स्टेटस ऑन 15th of August 1948।
उस टाइम पे ये डिसाइड नहीं था कि 1947 में ही 2 स्टेट्स बना दी जाएंगी। इतना मतलब जल्दी पावर ट्रांसफ़र का इरादा नहीं था ब्रिटिशर्स का, बट ये जल्दी हो गया। ऑन 15 अगस्त 1948 ये डिसाइड किया गया था कि दिया जाएगा, पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये कहा गया कि उस ड्यूरेशन में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही होगा, जिसको हम अपनी अनदर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में कंप्लीट इसकी डिटेल मौजूद है कि क्या था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और ये कहा गया कि ईच स्टेट डोमिनियन स्टेटस होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा जो आंसरेबल होगा किसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, जो नेक्स्ट जो है वो तमाम का क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिज़ाइन करेगी। मतलब लेजिस्लेचर जो है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही होगी, राइट। तो ये इस तरह से कहा गया। उसके बाद 4th पॉइंट में ये कहा गया कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस आस्क्ड वेदर दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया और ज्वाइन पाकिस्तान। अब ये कहा गया कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनसे ये पूछा जाएगा, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रिंसली स्टेट्स को भी ये राइट दिया गया कि दे कैन आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट्स जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में कैबिनेट मिशन प्लान में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं थी गवर्नमेंट में कंप्लीट, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को रन कर रहे थे। तो इसी तरह से अभी 3rd जून प्लान में भी कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स चाहें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वॉज प्रिंसली स्टेट, वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे और चाहे इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे इंडिपेंडेंट रहे। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टिंग में क्या था, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट रही थी जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हो चुके थे। देन ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए गवर्नर जनरल फॉर बोथ स्टेट विद फुल पावर। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ही करेंगे गवर्नर जनरल अपॉइंट दोनों स्टेट्स के। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन वाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और उनके पास कंप्लीट पावर थी हर तरह की। सिविल एंड आर्मी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स हैव राइट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द स्टेट। उसके बाद ये भी कहा गया कि जितने भी सिविल और आर्मी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो हिंदूज हैं, वो जिस तरफ भी जाना चाहें उनके पास कंप्लीट ये आज़ादी है। दे हैव राइट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द स्टेट्स, कि वो चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें और चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो मेजर इशू था, ओके, ये तो हो गया सिंपल, मतलब पॉइंट्स हो गए कि इस तरह से डिवीजन होगी। अब जो मेजर इशू था वो था प्रोविंसेस को लेके, पंजाब और बंगाल को, बिकॉज पंजाब और बंगाल ये 2 ऐसे बहुत बड़े प्रोविंसेस थे और डेवलप भी थे। तो इनमें ये प्रॉब्लम था कि इनके हाफ जो है वो ये दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थे। मतलब यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी पंजाब और बंगाल में, लेकिन एक पार्ट में जैसे मुस्लिम ज़्यादा थे और दूसरे पार्ट में मुस्लिम ज़रा कम थे। जैसे हम अगर ईस्ट और वेस्ट पंजाब की बात करें, ऐसे ही बंगाल में था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल के एक साइड पे मुस्लिम ज़्यादा थे और एक साइड पे हिंदू ज़्यादा थे, बट जो ओवरऑल मेजॉरिटी थी वो किसकी ज़्यादा थी, मुस्लिम्स की थी। तो होना तो ऐसे चाहिए था कि ये दोनों सूबे ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस मुस्लिम्स के पास आते, पाकिस्तान के पास आते, बट इनके लिए भी उन्होंने प्रॉब्लम मैस क्रिएट किया। किस तरह से किया वो हमने रेड क्लिफ अवार्ड में कंप्लीट उसको स्टडी किया, उसके लिए आप रेड क्लिफ वाली हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब एंड बंगाल इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी, मुस्लिम मेजॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। इफ एनी ऑफ 2 डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन, देन बाउंड्री कमीशन डिमार्केट मेजॉरिटी एरियाज ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। तो ये बहुत बड़ा मैच था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई कि इन्होंने कहा कि हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर इन दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट भी ये कह देता है कि वो पार्टीशन के हक में है, वो मुस्लिम पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, तो फिर एक बाउंड्री कमीशन बनेगा जो फिर रेड क्लिफ अवार्ड जिसको कहा जाता है, जो बनाया फिर ब्रिटिशर्स ने, तो इट विल डिमार्केट मेजॉरिटी एरियाज ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम। तो फिर ये बताएगा, तो फिर ये जिस तरह से रेड क्लिफ अवार्ड में इनजस्टिस हुआ कि मुस्लिम्स के कुछ मेजॉरिटी एरियाज भी थे और वो भी नहीं दिए गए उनको। तो उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वाज टू डिसाइड आइदर पाकिस्तान और इंडिया। अब जो सिंध है वो मेजॉरिटी था, वहाँ पर मुस्लिम्स की ही मेजॉरिटी थी और उसको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे और चाहे इंडिया को ज्वाइन करे। फॉर NWFP रेफरेंडम वाज प्रपोज्ड कि लोगों से पूछा जाएगा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। बलोचिस्तान वाज आल्सो गिवन ऑप्शन टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन। बलोचिस्तान को भी ये दे दिया गया इख्तियार कि वो जिसके साथ चाहे उनके साथ इल्हाक कर ले। इफ बंगाल डिसाइडेड फॉर पार्टीशन देन रेफरेंडम वुड बी हेल्ड। जिस तरह से पंजाब के लिए था कि अगर पार्टीशन होगी, वो पार्टीशन के हक में है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इसी तरह से बंगाल के लिए भी वही कंडीशंस थी। रेड क्लिफ अवार्ड वाज अबाउट पंजाब एंड बंगाल ओनली। माउंटबेटन का प्लान कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने के बारे में था और रेड क्लिफ अवार्ड जस्ट किसके लिए था, पंजाब और बंगाल की डिवीजन के लिए था कि पंजाब और बंगाल को एज अ प्रोविंस डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एंड नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, राइट। ये बात आपने याद रखनी है कि जो पार्टीशन प्लान था वो माउंटबेटन ने प्रपोज किया था कंप्लीट 3 जून को 2 सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने के लिए। बट
जो प्रोविंसेस हैं पंजाब और बंगाल, जो बहुत बड़े प्रोविंसेस थे, इनकी डिवीजन के लिए जो अवार्ड बनाया गया, जो किया गया, वो था रेड क्लिफ अवार्ड। तो रेड क्लिफ अवार्ड इज अबाउट डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। माउंटबेटन प्लान इज अबाउट डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद मुस्लिम्स ने क्या रिएक्शन दिया इस डिवीजन, इस अनाउंसमेंट पे कि सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, तो इसके लिए क्या उन्होंने क्या रिएक्शन था उनका, उसको अब हम डिस्कस करें। मुस्लिम्स और हिंदूज ने डिफरेंटली रिएक्ट किया 3 जून प्लान के जो अनाउंसमेंट हुई उस पर। रिएक्शन मुस्लिम प्रेस का क्या था, आप इसको एज इट इज कोट कर सकते हैं अपने पेपर में। द मॉर्निंग न्यूज रोट एन एडिटोरियल इंटाइटल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, इन विच इट रोट इट इज टाइम टू एक्नॉलेज दैट मिस्टर जन्नास सोल्यूशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम टेंशंस वाज आफ्टर ऑल द बेस्ट रेमेडी ऑफ ब्रिंगिंग बैक पीस। कि जो सब कॉन्टिनेंट में पीस है, कायदे आज़म ने कहा था, मुस्लिम लीडर्स ने कहा था कि एक ही चीज़ ला सकती है, वो है कि आप 2 स्टेट्स बना दें, सेपरेट कर दें हिंदू और मुस्लिम्स को। हिंदू और मुस्लिम्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते एक जगह पर, बिकॉज इनके ट्रेडिशंस, कल्चर, आइडियाज़, बिलीव्स सब डिफरेंट है। तो 2 डिफरेंट नेशंस किसी भी तरह से एक जगह पर यूनिटी के साथ या विदाउट टेंशंस नहीं रह सकती। तो उस टाइम पे जो एडिटोरियल लिखा गया मॉर्निंग न्यूज़ में, उसमें यह था कि यही टाइम है कि हम एक्नॉलेज करें किसके, मिस्टर जना के विजन को, कि उन्होंने जो सोल्यूशन पेश किया था एग्जैक्टली वही बेस्ट रेमेडी थी किसकी, कि पीस आए कहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट में। तो ये था 3 जून प्लान। ये हमारे अब जो कंप्लीट हो गई हमारे प्री पार्टीशन की हिस्ट्री। तो कंप्लीट जो पाकिस्तान मूवमेंट 1940 टू 1947 है, इसका एक कंप्लीट लेक्चर भी हम चैनल पर अपलोड करेंगे, वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा कंप्लीट नोट्स जो हैं प्री पार्टीशन के, इंडो पाक हिस्ट्री के, उनको आप हमारे वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स का या प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का हमारा ये लास्ट लेक्चर है, द रेड क्लिफ अवार्ड। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले ये लास्ट इंसिडेंट था जो हिस्ट्री में हुआ 1947 से पहले। इसके बाद सब कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान 2 पार्ट्स में था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और जो 3rd पार्ट सब कॉन्टिनेंट का हुआ वो था इंडिया। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान को, जो उन्होंने प्लान अनाउंस किया था कि अब जो है वो इस तरह से डिवीजन होगी, उस सारे डिवीजन की जो भी पार्ट्स थे उन सबको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आप हमारी उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट जो इंसिडेंट था हिस्ट्री में वो था रेड क्लिफ अवार्ड, जिसमें ये कहा गया कि अब ठीक है, बाकी सारे एरियाज़ तो जो जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, ठीक है, ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, ये तो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ही। तो इसके अलावा जो पंजाब और बंगाल, इस पर 2 बेसिक इशू थे, बिकॉज पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ये बहुत ज़्यादा एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़े प्रोविंसेस थे ये दोनों। तो इंडियंस ने कॉन्स्पिरेसीज करके, या किसी भी तरह से आप ये समझ लें, हिंदूज़ ने कॉन्स्पिरेसी करके या फिर ब्रिटिशर्स ने उनके साथ मिलके ये कहा कि नहीं, पंजाब और बंगाल को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को अलग कर दिया जाए और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए। इवन दो कि कायदे आज़म, मुस्लिम लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रोविंसेस को सेपरेट किया जाए, इस तरह से इनकी डिमार्केशन या इस तरह इनको डिवाइड किया जाए, बल्कि कायदे आज़म ये चाहते थे कि पूरा पंजाब जो है वो क्या कर दिया जाए, पाकिस्तान को दिया जाए। बिकॉज अगर हम ओवरऑल देखें तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और यही तय हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो किस तरफ जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो फिर अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, तो उसी के अंडर गवर्नर जनरल वाज टू कॉन्स्टिट्यूट अ बाउंड्री कमीशन। तो गवर्नर जनरल ने एक बाउंड्री कमीशन बनाना था। तो उसकी कमीशन की जो रेफरेंस टर्म्स हैं वो ये थी कि बाउंड्री कमीशन इज इंस्ट्रक्टेड टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड बंगाल। कि जो कमीशन है उसका काम क्या होगा कि वो बाउंड्रीज बनाएगा 2 पार्ट्स ऑफ पंजाब की, कि कौन कौन सी बाउंड्री होगी और कहाँ तक कौन सा पंजाब होगा, ईस्ट पंजाब, और कहाँ तक वेस्ट पंजाब होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ascertaining द कॉन्टिजियस मेजॉरिटी एरियाज ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। ये जो पार्टीशन थी या फिर ये जो इस तरह से 2 प्रोविंसेस को डिवाइड करना था वो इसी बेसिस पे था, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी पर। इन डूइंग सो इट विल आल्सो टेक इनटू अकाउंट अदर फैक्टर्स। तो सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के पार्ट्स को देखना है, बल्कि और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रख के और फिर इसकी डिवीजन करनी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के ऑफिशियल प्लान जो उसने अनाउंस किया था उसकी ये आउटकम था ये रेड क्लिफ अवार्ड, जिसमें ये डिसाइड किया जाना था कि कितना बंगाल जो है वो मुस्लिम्स के पास होगा, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के पास, और कितना पंजाब जो है वो हिंदूज के पास होगा, इंडियंस के पास। इवन दो के मुस्लिम लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे, बिकॉज
ओवरऑल जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो मुस्लिम्स के पास होना चाहिए पाकिस्तान के पास, और जो हिंदू मेजोरिटी है वो उनके पास होना चाहिए। बट दे वांटेड के इसी तरह से प्रोविंसेस को डिवाइड करके मुस्लिम मेजोरिटी दे दी जाए इंडियन पाकिस्तानीज को, और जो हिंदू मेजोरिटी है वो किसको दे दी जाए, हिंदूज को। बंगाल और पंजाब को डिवाइड करने के लिए जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया उसके चेयरमैन थे सर साइरल रेडक्लिफ। ये इंडिया में आए ऑन 8 जुलाई 1947 को, यानी पार्टीशन से जस्ट कुछ मंथ पहले ये यहाँ पर मौजूद थे, इंडिया में आए। इंस्ट्रक्टेड बोथ कमीशंस टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। 2 कमीशन बने थे एब्सोल्युटली। अब दोनों कमीशन के मेंबर्स कौन थे उनको भी हम देखेंगे अपनी वीडियो में। एक बंगाल कमीशन था बंगाल प्रोविंस की डिवीजन के लिए, और दूसरा पंजाब प्रोविंस की डिवीजन के लिए दूसरा कमीशन बनाया गया। तो उन दोनों कमीशन को इंस्ट्रक्शंस देना काम था सर साइरल रेडक्लिफ का। तो ये रेडक्लिफ अवार्ड जस्ट बंगाल और पंजाब की डिवीजन को ही कहा जाता है। मतलब रेडक्लिफ अवार्ड में किसकी डिवीजन की गई थी, बंगाल और किसकी, पंजाब की, इनटू मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इसी को रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। इसमें कोई और प्रोविंस या और कोई एरिया नहीं आता रेडक्लिफ अवार्ड में। जस्ट जो है ये रेडक्लिफ अवार्ड में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन की बेस पर हम बंगाल और किसकी बात करते हैं, पंजाब की। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि रेडक्लिफ अवार्ड में जस्ट 2 प्रोविंसेस की डिवीजन की बात की गई थी, या उनको डिसाइड किया गया था, एक पंजाब और दूसरा क्या है, बंगाल। Commissions started their work and the councils on behalf of Muslim League, Congress, Sikhs and other parties presented their arguments। तो इन सब ने मिलके जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब इस कमीशन के मेंबर्स कौन थे अब हम उनको देखेंगे। अगर हम पंजाब कमीशन की बात करें तो पंजाब बाउंड्री कमीशन वाज कंसिस्टेड ऑफ जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मनीर, जस्टिस मेहर चंद महाजन एंड जस्टिस तेजा सिंह। PMS की पाकिस्तान स्टडीज़ की जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं उनके लिए ये नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर एज बंगाल कमीशन इंक्लूडेड जस्टिस CC विश्वास, जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जी, जस्टिस SA रहमान एंड जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम। तो ये नेम थे मेंबर्स के कमीशन के जो पंजाब और बंगाल के लिए था। ये एक बात आपको मस्ट याद रखनी है कि रेडक्लिफ अवार्ड जो है पहले ही डिसाइड हो चुका था लॉर्ड माउंटबेटन के अंडर कि कौन से एरियाज पाकिस्तान के पास आएंगे और कौन से एरियाज इंडियंस के पास रहेंगे। लेकिन पंजाब और बंगाल पे जो इशू था इसके लिए बाउंड्री कमीशन डिसाइड किया गया, उसको रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। और रेडक्लिफ अवार्ड में जस्ट पंजाब और बंगाल की क्या की गई थी, डिवीजन। अब वो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस की गई थी या नहीं की गई थी ये एक अलग इशू है, बट रेडक्लिफ अवार्ड में जस्ट पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया गया था इनटू मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। The chairman Radcliffe didn't participate in public sittings, but progress report was sent to him regularly by air in Delhi. Radcliffe जो है उस टाइम पर दिल्ली में मौजूद थे, तो वो चेयरमैन थे इस रेडक्लिफ अवार्ड के। तो उन्होंने खुद तो पब्लिक सिटिंग्स में खुद फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ऑन डेली बेसिस जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती थी, जो कमीशन आपस में, ये कमीशन के मेंबर्स और उसके अलावा मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सिक्स और जितनी भी पार्टीज थी वो दोनों सब मिल के बैठते थे, और जो भी डिस्कशन होती थी उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी बाय एयर ऑन डेली बेसिस किधर सेंड की जाती थी, रेडक्लिफ को सेंड की जाती थी। रेडक्लिफ कहाँ पर मौजूद थे, दिल्ली में। Finally, both the commissions failed to evolve agreed award due to a host of conflicting interests। अब देखिए, जैसे हमेशा से होता आ रहा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस कभी भी एक पेज पर नहीं आते थे, सेम इस कमीशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एज अ रिजल्ट रेडक्लिफ गेव हिज ओन अवार्ड्स इन पंजाब एंड बंगाल। तो रेडक्लिफ ने हिंदूज के साथ मिलके, हिंदू लीडर्स के साथ मिलके जो है वो खुद ही अपनी जो है वो अपनी तरफ से ये दे दिया कि बस अब ये इस तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा। और डिवाइड करके उसने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहाँ से सिग्नेचर भी करवा लिए कि इस तरह से बंगाल और पंजाब को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो है वो अनजस्टिस हुआ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ऐसे बहुत से एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद वो किसको दे दिए गए, हिंदूज़ को। और कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं थी, बट वहाँ पर मौजूद मिनॉरिटी या अदर कम्युनिटी के मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। बट रेडक्लिफ ने क्या किया कि वो एरियाज भी किसको दे दिए, हिंदूज़ को दे दिए, इंडियंस को दे दिए। तो अब वो कौन से ऐसे एरियाज थे उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई पंजाब को डिवाइड करने में, या पंजाब की डिवीजन में क्या अनजस्टिस किया गया फ्रॉम रेडक्लिफ। इन पंजाब रेडक्लिफ अवार्ड स्नैच्ड अ नंबर ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम पाकिस्तान, के पाकिस्तान से ना सिर्फ ऐसे एरियाज जहाँ पर कम्युनिटीज चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हों, ना सिर्फ वो अलग की गई बल्कि वो भी किए गए जहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वर गिवन टू ईस्ट पंजाब, मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी इन गुरदासपुर, बटाला
अजनाला, अमृतसर, बट हैंडेड ओवर टू इंडिया। ये सारे एरियाज़ में मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद ये किसको दे दिए गए? इंडिया को। पठानकोट ऐसा एरिया था जहाँ पर मुस्लिम्स कम थे, बट ये एरिया जो है यहाँ पर सारी कम्युनिटीज़, जितने भी लोग मौजूद थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक बनाने के लिए रेड क्लिफ ने पठानकोट का एरिया जो है वो किसको दे दिया? इंडियंस को। उसके अलावा ज़रा एंड फिरोजपुर दे वर आल्सो गिवन टू इंडिया, आल्दो कि यहाँ पर भी मुस्लिम्स की तादाद क्या थी? ज़्यादा थी। इसके बावजूद ये एरियाज़ भी किसको दे दिए गए? इंडिया को। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपको कोई MCQ आए या फिर जिस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स PMS में होती हैं, तो उनमें ये इसी तरह से एरियाज़ के नाम ही पूछे जाएंगे। ऐसे कौन से एरियाज़ थे जहाँ पर पंजाब में किसकी तादाद ज़्यादा थी? मुस्लिम्स की, लेकिन उसके बावजूद वो किसको दे दिए गए? हिंदूज को। और उसके अलावा पठानकोट जो है, यहाँ पर इवन दो के मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कम्युनिटी, यहाँ के लोग चाहते थे कि वो किस में शामिल हों? पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक बनाने के लिए जो है ये एरिया किसको दे दिया गया? इंडियंस को। राइट, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पंजाब और बंगाल की डिवीजन पर उसकी बाउंड्री कमीशन बनाने के लिए रेड क्लिफ अवार्ड आया था। यहाँ पर बाकी सारे एरियाज़ की जो डिवीजन है वो कौन कर चुके थे? लॉर्ड माउंटबेटन कर चुके थे कि ये एरियाज़ पाकिस्तानीज़ के पास होंगे और ये एरियाज़ इंडियंस के पास होंगे। बंगाल की पार्टीशन की गई, तो बंगाल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो ये था कि कैलकाटा कहाँ पर शामिल किया जाएगा? कैलकाटा को। एक्चुअली कैलकाटा बिगेस्ट इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब था। वहाँ की जितनी भी डेवलपमेंट थी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था ये एरिया, और जितनी भी डेवलपमेंट थी इसकी, वो सारी की सारी बंगाल के जो मुस्लिम पेजेंट्री थी उनकी वजह से थी। मतलब वो सारी चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके कैलकाटा भेज रहे थे, और वहाँ पर जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब था और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी वो सारी मुस्लिम्स की वजह से थी। इसीलिए मुस्लिम्स चाहते थे, मुस्लिम लीडर्स चाहते थे कि कैलकाटा को भी किस में शामिल किया जाए? पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इवेंचुअली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया था। तो कैलकाटा वाज अवार्डेड टू इंडिया इग्नोरिंग द क्लेम्स ऑफ द मुस्लिम्स, के मुस्लिम्स के क्लेम्स को नहीं सुना गया, और रेड क्लिफ ने खुद से ही ये डिसाइड कर लिया कि जो कैलकाटा है वो भी किसको दे दिया जाएगा? इंडियंस को। तो ये दो प्रॉब्लम हुए। दैट्स मीन के रेड क्लिफ अवार्ड वॉज जस्ट फॉर बंगाल एंड पंजाब पार्टीशन, यानी पंजाब और बंगाल की पार्टीशन के लिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जो अवार्ड रखा गया वो क्या था? रेड क्लिफ अवार्ड था। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम लीडर्स। वैसे तो मुस्लिम लीडर्स ने बहुत ज़्यादा कुछ कहा इसके बारे में, बहुत सारे लीडर्स ने बातें की इसके बारे में, बट जो इंपॉर्टेंट हमने कोट की, जिनको आप पेपर में कोट कर सकते हैं, वो ये है कि गजनफर अली खान ने इस अवार्ड को डिस्कस्टिंग और अनफेयर कहा। सरदार अब्दुल रब निश्तर, जो उस टाइम पे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इन अवार्ड्स को डब किया था, विच टू हिम वर एक्सट्रीमली अनफेयर एंड अनजस्ट टू पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू MAH इस्पाहानी, जो बहुत बड़े राइटर हैं, द अवार्ड वाज एबोमिनेबल एज इट वायलेटेड फंडामेंटल एंड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस मेजोरिटी एरियाज। के मतलब वही बात जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कही थी कि मेजोरिटी एरियाज जो हैं वो क्या किए जाएंगे? मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज मुस्लिम्स को दिए जाएंगे, पाकिस्तानीज़ को दिए जाएंगे। लेकिन सब कुछ जो भी ब्रिटिशर्स ने कहा उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने ये सारी बातें की, और बिल्कुल गलत तरीके से ये डिमार्केशन की, बाउंड्रीज की, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ की बेस पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो हुआ कुछ भी नहीं उसके बाद, बस ये रिस्पॉन्स ही था। उसके बाद पाकिस्तान डिवाइड हो गया, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। पाकिस्तान वॉज कंसिस्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, एंड द अदर पार्ट वॉज इंडिया। At the end, by 1947, the animosity between the Hindus and Muslims had grown. अब क्योंकि जैसे आपको बताया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का जो ईयर 2 साल गुजरे, उन्होंने मुस्लिम्स को बिल्कुल बदल कर दिया था फ्रॉम हिंदूज। तो उसके बाद मुस्लिम्स ने कहा, मुस्लिम लीडर्स ने कहा कि हम बिल्कुल भी इनके अंडर नहीं रहेंगे। रिजल्टेंटली लैंड ऑफ प्योर पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन August 14, 1947। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज स्केल माइग्रेशन स्टार्टेड। अगर रेड क्लिफ अवार्ड में ज्यादती ना हुई होती पाकिस्तान के साथ, तो इतनी लार्ज स्केल माइग्रेशन और इससे फिर होने वाले प्रॉब्लम्स कभी भी क्रिएट ना होते, कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज अगर हिंदूज को ना दिए जाते। एक्चुअली उस टाइम पे हिंदू लीडर्स ने जस्ट 72 डेज दिए थे मुस्लिम्स को कि अब आप यहाँ से चले जाएं, जो हिंदू मुस्लिम्स चाहते हैं यहाँ से वो चले जाएं इंडिया से। तो इतनी सारी माइग्रेशन हुई, बहुत सारे मुस्लिम्स को इसी वजह से पाकिस्तान माइग्रेट करके आना पड़ा, बिकॉज उनके जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज थे वो भी किसको दे दिए गए थे? हिंदूज को। अगर ऐसा ना किया जाता तो फिर इतनी माइग्रेशन और इतने प्रॉब्लम्स जो इनिशियली पाकिस्तान को फेस करना पड़े वो ना करना पड़ते। It was Radcliffe Award that was responsible for migration. It was flawed planning of Viceroy Lord Mountbatten that contributed to miseries of the migrants. तो फिर जो कुछ हुआ उसके बाद माइग्रेंट्स के साथ, और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, और पोस्ट पार्टीशन के जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनको भी हम 1 by 1 अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
प्री पार्टीशन के तमाम नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।